हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़। हम लोगों ने पार्शियल वेव एनालिसिस में काफ़ी डिस्कशन कर लिया और कुछ इस तरह का एक एक्सप्रेशन भी ऑब्टेन किया था जहाँ जो फेज शिफ्ट है उसको मैथमेटिकली उसका एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल और द सॉल्यूशंस ऑफ द रेडियल इक्वेशन इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल, ओके, उसके टर्म में। तो से फॉर्मली अगर हम इसे सॉल्व कर भी पाएँ, पहले तो ये रेडियल इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होगा फॉर ईच एल वैल्यू फॉर अ गिवन पोटेंशियल, ओके। लेकिन से आपने फॉर्मली वो कर भी लिया तो स्टिल ये कोई आपको एक मेथड ऑफर नहीं कर रहा है, क्योंकि जो आपका टोटल स्कैटरिंग या डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसमें आपको सारे ऑर्डर के डेल्टा एल्स कंप्यूट करने पड़ते हैं, हर एल वैल्यू के लिए आपको कंप्यूट करना है। तो अभी तक भी बेसिकली ये एप्लीकेबिलिटी वाइज ये मेथड अभी हमने डेवलप नहीं किया है, ओके। पूरा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर तो आ गया है बट ये एप्लीकेशन के लिए अभी तैयार नहीं है, ओके। तो इस लेक्चर में बेसिकली मैं एप्लीकेबिलिटी शब्द पे बार बार एम्फेसिस करूँगा। एक्चुअली जब इस मेथड को अप्लाई करना है तो कब इसे अप्लाई किया जा सकता है और तब किस तरह से अप्लाई करना है, ओके। सो वी विल सी दैट। तो अगेन इस एक्सप्रेशन के से ही हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ओके। दिस इज़ द एक्सप्रेशन, ओके। पिक्चर इस तरह की इमेजिन कीजिए, शॉर्ट रेंज पोटेंशियल है तो जिस रेंज के अंदर वो इफेक्टिव है वहाँ सॉल्यूशन यू इन है और उसके बाहर यू आउट है, ओके। और फिर हमने इसे बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में देखा था, ओके, कि अगर पोटेंशियल का असर बहुत नेग्लिजिबल है तो इसको इसी के बराबर अप्रॉक्सीमेट कर लें, और क्योंकि एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल में जो सॉल्यूशन है वो एक्जैक्टली हमें नोन होता है, ओके, इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन होता है, तो हमें ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ था, ओके। बेसिकली दिस, बल्कि ये फॉर्म भी हमारे लिए सफिशिएंट है, दिस। अच्छा, अब पहले होता क्या है, फेज शिफ्ट होता क्या है, क्वालिटेटिवली समझते हैं, ओके। शिफ्ट का किस सेंस में, मैथमेटिकल सेंस में तो हमने देख लिया था, अच्छा वो इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन के बीच का ये डिफरेंस है, बट ये शिफ्ट क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है, ओके। और उसका साइन वगैरह की बात करेंगे, डेल्टा एल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। माना हमारा पोटेंशियल है पॉजिटिव, ओके, और आप इसे एक्सट्रीमली लार्ज पॉजिटिव ना समझिए। उसका रीज़न ये है, डेल्टा एल लास्ट में एक फेज़ एंगल है, ओके। तो उसकी वैल्यू अप टू पाई या अप टू 2 पाई के मॉडलस तक डिफाइंड होती है, ओके। पाई के बाद पाई प्लस थीटा, आप जानते हैं साइन का आर्ग्यूमेंट हो तो वो साइन माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाता है, और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में तो आपका साइन स्क्वायर थीटा आता है, तो वो माइनस साइन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी सेंस में मैं कह रहा हूँ, हम इस सेंस, आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह सोचिए, पहले V0 था, तो अगर V0 है सब जगह, पोटेंशियल नहीं है, तो साइन डेल्टा एल 0 मिलेगा आपको, तो मतलब डेल्टा एल 0, तब तो फेज शिफ्ट होगा ही नहीं, ओके, कोई सेंस नहीं है फेज शिफ्ट का। पर अगर V स्मॉल है और पॉजिटिव है, थिंक ऑफ इट इनिशियली दिस वे, बाद में आप लार्ज भी ले सकते हैं, बट थिंक ऑफ इट स्मॉल वे। तो ये इसने जो भी कंट्रीब्यूशन आपका किया, हम केवल उसका साइन देखना चाह रहे हैं, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी बहुत लार्ज नहीं है, बहुत लार्ज नहीं है, मतलब एंगल जो है, ये डेल्टा एल एंगल जो है, फेज शिफ्ट जो है, ये या तो स्मॉल पॉजिटिव एंगल होगा या स्मॉल नेगेटिव। हम केवल साइन इसका अभी चेक करना चाह रहे हैं, इसका साइन क्या बनता है, ओके। अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब होता है रिपल्सिव, ओके, बैरियर टाइप की चीज़, अगर 1 डायमेंशनल में या 3 डायमेंशन में भी सोचें, रिपल्सिव अगर आपका पोटेंशियल सब जगह रिपल्सिव है। अदरवाइज जनरल पोटेंशियल ऐसा भी हो सकता है, कहीं पे रिपल्सिव कहीं पे अट्रैक्टिव, ओके। लेकिन से जिस भी रेंज में पोटेंशियल हमारा एक्टिव है उस रीजन में वो सब जगह क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का आप हर एक टर्म को देखिए, या सिंपली इसको देख लीजिए, दिस इज मच मोर ईजियर। ये स्क्वायर्ड है और ये रियल फंक्शन है, तो ये पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। V हम कह रहे हैं पॉजिटिव है हमारा रेंज ऑफ इंटीग्रेशन में, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन बल्कि 0 से इन्फिनिटी भी लेने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो केवल 0 से A तक हो, अगर फाइनाइट रेंज है। और फाइनाइट रेंज ना भी हो तो पूरी रेंज में आपका पोटेंशियल आपने पॉजिटिव एज्यूम किया है, एनर्जी पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल आप जिस रेंज में कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, और बाहर एक माइनस साइन है, लेकिन इट मीन्स डेल्टा एल क्या बनेगा, नेगेटिव। अगर V पॉजिटिव है, रिपल्सिव पोटेंशियल है, इसका मतलब डेल्टा एल क्या है, नेगेटिव, ओके। इस चीज़ को यहाँ पे क्वालिटेटिवली हम ऐसे कह सकते हैं, द वेव फंक्शन गेट्स पुश्ड आउटसाइड बाय द पोटेंशियल। पोटेंशियल बेसिकली वेव फंक्शन को पुश कर रहा है बाहर की ओर, बाहर मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ओके। या उसे आप ऐसे कह सकते हैं, वेव फंक्शन जो है वो डेवलप स्लोअर। अभी डेवलप स्लोअर का मतलब क्या है, मतलब उसका फेज मच स्लोअर ग्रो कर रहा है विद आर। इसको इस फिगर में समझें तो शायद थोड़ा बेटर होगा। माना ये फंक्शन आप सोचिए, ओके, साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2, या सिंपली साइन के आर भी सोच सकते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल एक फेज डिफरेंस है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फॉर अ गिवन वैल्यू एफ एल। माना साइन के आर, या और सिंपली साइन आर को आप सोचें, माना उसका ग्राफ किसी रीजन में ऐसा आता है, ठीक है। माना ये ओरिजिन ही है, या ओरिजिन और पीछे भी हो सकता है, पर ये ओरिजिन फॉर एग्जाम्पल, तो ये साइन के आर का एग्जाम्पल। तो आप इस साइन के आर के एग्जाम्पल में जहाँ पे आपको पीक मिलती है, तो आप कहते हैं अरे पीक, जो फर्स्ट पीक मिली है वहाँ पे जो फेज़ है, फेज़ से मेरा मतलब ये पूरा का पूरा
जो भी साइन का आर्गूमेंट है टोटल, माना सिंपली आर है तो आर को आप फेज समझिए, पूरा का पूरा फेज जो है वो यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर होगा। ओके, अब एक हमने दूसरी वेव प्लॉट की जिसका फेज है 90 डिग्री माइनस मॉड डेल एल। मॉड मैंने इसलिए लगाया, डेफिनेटली हम 90 में थोड़ा एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डेल्टा एल बहुत लार्ज नहीं है। ओके, तो इस साइन फंक्शन को आप प्लॉट करें तो इसका ग्राफ आर के साथ, उसी आर के साथ कुछ इस तरह का बनता है। ये फंक्शन माना से डेल्टा एल की वैल्यू से 30 डिग्री फॉर एग्जांपल। ओके, तो जहाँ पे इसका फेज़ 90 के बराबर था वहाँ पे इसका फेज़ 90 माइनस 30 केवल 60 के बराबर होगा। 60 के बराबर होने का मतलब साइन अभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुँचा है। तो ओके, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे कब पहुँचेगा, जब इसका वाला फेज़ जो है वो 120 होगा। 120 माइनस 30 बनेगा 90 है। तो फेज़ जो है डेल्टा एल का जो फेज़ डिफरेंस है, और अगर वो नेगेटिव है, नेसेसरली डेल्टा एल अगर नेगेटिव है तो वो फेज़ डिफरेंस फिगर में इस तरह का दिखता है। तो हुआ क्या है, आप इसे सोच सकते हैं, ये जो वेव थी ये आपने पुश कर दी, ये डेल्टा एल के बराबर इसे पुश किया। पुश किसने किया है, पोटेंशियल ने किया है। पोटेंशियल आपकी वेव फॉर्म को पुश कर दे रहा है। ओके, अट्रैक्टिव पोटेंशियल, नॉट अट्रैक्टिव, रिपल्सिव पोटेंशियल। तो अगर आप इसे बहुत लिटरली ले लें, पोटेंशियल वेव को पुश कर रहा है। ओके, अब दिस इज जस्ट क्वालिटेटिव, वेव फंक्शन की को तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होती ही नहीं है डायरेक्टली, तो इस तरह का कोई एक्चुअल फिजिकल पुशिंग नहीं हो रही है, बट इट्स अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। रिपल्सिव पोटेंशियल बेसिकली रिपल्स कर दे रहा है वेव फंक्शन को डेलिबरेटली वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन पुश कर रहा है। ओके, सो दिस इज अनदर वे। बाद में जब हम एग्जांपल करेंगे एग्जैक्टली पोटेंशियल वेल या कोई और वाला, तो वहाँ पे इसके मैं कुछ और फिगर्स आपको प्रेजेंट करूँगा, बट होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस कि फेज शिफ्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो उसे पुश कर रहा है। ओके, यस, सो एट द सेम लोकेशन, इसी लोकेशन पे अगर आप चेक करें, दैट इज सेम वैल्यू ऑफ आर, द फेज ऑफ द सेकंड वेव, इस सेकंड वेव का जो फेज है हैजंट ग्रोन एज मच एज फॉर द फर्स्ट। ग्रोन का मतलब क्या है, इसका फेज यहाँ आते आते 90 हो चुका है, तभी तो साइन 90 इक्वल टू 1 मैक्सिमम, जबकि उसी पॉइंट पे इस वाले का फेज़ तो कम है, 90 में डेल्टा एल की कमी है, से फॉर एग्जांपल 60 डिग्री। इसका मैक्सिमम फेज़ तो इस पॉइंट पे अचीव होता है, 90 डिग्री वाला फेज़ इस पॉइंट पे, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अचीव होती है, तो ये इतना ग्रो नहीं किया। तो जो यहाँ पे हम क्वालिटेटिवली जो चीज़ें कह रहे हैं, होपफुली आप इस फिगर में समझ रहे होंगे। तो ये है डेल्टा एल का जो साइन है, हम यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, और फिर डेल्टा एल को थोड़ा बेटर शायद हम अप्रिशिएट कर सकें, कितना वेव फॉर्म को वो पुश कर दे रहा है आगे। ओके, और अगर अपोजिट केस हो, माना पोटेंशियल हमारा सब जगह नेगेटिव है। ओके, अट्रैक्टिव पोटेंशियल जो कि होता है, ओके, नेगेटिव पोटेंशियल्स करस्पॉन्ड टू अट्रैक्टिव फोर्सेज, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के टर्म में बोलें, एफ इक्वल टू माइनस डेल वी। ओके, वेल जैसा स्ट्रक्चर जो होता है, जिन्हें हम पोटेंशियल वेल्स कहते हैं, जिनमें हमारी बाउंड स्टेट भी बन सकती हैं। ओके, पर यहाँ पे हम बाउंड स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, दीज आर स्कैटरिंग स्टेट्स। ओके, लेकिन अगर वेल जैसा स्ट्रक्चर आपका कहीं पे है, नेगेटिव पोटेंशियल है, तो फिर आर्ग्यूमेंट रिवर्स हो जाएगा, वी नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, और एक माइनस साइन बाहर से है, तो ओवरऑल ये वैल्यू जितनी भी बने दिस विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का सेंस क्या होगा, इस समय वेव फॉर्म इधर को पुश होगी, इसका मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ वो अट्रैक्ट कर रहा है वेव फॉर्म को। ओके, उसको पुल कर रहा है अपनी तरफ। सो इफ द फेज शिफ्ट इज पॉजिटिव, द वेल जो पोटेंशियल वेल है, इट अट्रैक्ट्स द वेव एंड पुल्स इट टुवर्ड्स इट। पुल करने का मतलब क्या है, उसका डेवलपमेंट और फास्टर हो गया। इसका फेज़ यहाँ पे 90 है, उसका फेज़ इसी पॉइंट तक आते आते 90 प्लस से 30 डिग्री 120 हो गया होगा, तो वो ज़्यादा फास्टर वो वेव डेवलप हो रही है। ओके, तो ये डेवलप या एडवांस का जो सेंस है, क्वालिटेटिव सेंस में ये है, बट होपफुली ये आपको एक पिक्चर दे रहा है कि हाँ पोटेंशियल करता क्या है, आप उसे वेव को एक्चुअल उसकी तरह सोचें। अगर पोटेंशियल नहीं होता तब उस वेव फॉर्म ने अगर इस तरह से प्रोसीड करना था, ये होना था, तो अगर रिपल्सिव पोटेंशियल है तो वो उसके फेज़ को इधर को पुश करेगा, और अगर अट्रैक्टिव है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, मोर फिगर्स ऑन दिस कम इन द लेटर लेक्चर्स। ओके, अच्छा, अब ये एनालिसिस हमने बेसिकली बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के अंतर्गत किया है। ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट था। ओके, लेकिन इसके बाद ये जो इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट करके और ये स्क्वायर बना था, ये बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के अंतर्गत था। और बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन किसी पर्टिकुलर लिमिट में वैलिड होता है, या तो आप उसे हाई एनर्जी लिमिट कह लें। ओके, हाई एनर्जी लिमिट में वैलिड होता है, लेकिन स्टिल ये जो आर्ग्यूमेंट है ये वाला कि फेज शिफ्ट क्या स्पेसिफाई करता है, कितना वेव फॉर्म को पुल या पुश किया है, ये जनरली ट्रू है। ओके, जनरली दिस इज़ ट्रू। ओके, दिस और यहाँ पे अगेन मैंने वो पॉइंट रिपीट किया है, आप ये ध्यान रखें, डेल्टा एल जो है बेसिकली डेल्टा एल की एब्सोल्यूट वैल्यू से ज़्यादा उसका मॉडलस 2 पाई या मॉडलस पाई इंपॉर्टेंट है। मॉडलस पाई या मॉडलस 2 पाई का मतलब क्या है, कहीं पे आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, किसी केस में फेज शिफ्ट साइन डेल्टा एल का था, और कोई दूसरा केस में फेज शिफ्ट आपका इतने के बराबर है। ओके, अब फेज शिफ्ट तो अलग अलग हैं, एक डेल्टा एल और एक डेल्टा एल प्लस 2 पाई। एक केस में वेव को डेल्टा एल पुश किया गया, और दूसरे केस में पुशिंग और ज़्यादा हुई, लेकिन वो पुशिंग कितनी थी, जितना डेल्टा एल पहले था उसमें 2 पाई की पुश और 2 पाई का मतलब
पूरी एक वेव फॉर्म हो। तो अगर ये दो केसेस हैं तो इनमें फेज शिफ्ट तो अलग अलग है, लेकिन जब आप इनका साइन कंप्यूट करेंगे साइन की आपको सेम वैल्यू मिलेगी। और जो हमारे एक्सप्रेशंस में आते हैं, जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के एक्सप्रेशन हैं, उनको अगर आप ऑब्जर्व करें, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को ही देख लें, यहाँ साइन डेल्टा एल आता है। और स्पेसिफिकली अगर आप टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को देखें तो उसमें तो साइन स्क्वायर डेल्टा एल आता है। वहाँ तो अगर साइन का ओवरऑल एक साइन भी चेंज होगा, प्लस या माइनस साइन, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उसके लिए तो आपको यहाँ पाई भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, 2 पाई ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल पाई। तो यही चीज़ें मैं यहाँ पे कह रहा था, डेल्टा एल की वैल्यू बहुत लार्ज भी हो सकती है, 2 पाई से कई ज़्यादा, लेकिन लास्ट में उसका जो इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा केवल उसमें से मॉडुलो पाई या मॉडुलो 2 पाई जो फैक्टर बच रहा है उस पर। ओके, और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में तो केवल मॉडुलो पाई। मॉडुलो पाई का मतलब पाई के फैक्टर्स आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करते रहिए, पाई से डिवाइड करते रहिए, लास्ट में जितना रिमाइंडर बचा डेल्टा एल में वो वाला पार्ट। ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका एंगल है 180 + 30 डिग्री, ओके, 210 डिग्री, डेल्टा एल की वैल्यू 210। तो जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो लास्ट में 180 + 30 दैट इज़ पाई + 30, और साइन पाई + 30 होता है माइनस साइन 30, माइनस स्क्वायर में खत्म हो जाएगा तो साइन 30। तो लास्ट में ये केवल 30 डिग्री वाले पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो मॉडुलो पाई का ये सेंस है। ओके, दिस इनफैक्ट यहाँ पे एक छोटा सी डिस्कशन में अलग से करूँगा, ये मैं पहले मुझे करना चाहिए था, बट दिस इज़ प्रॉब्ली मच बेटर पॉइंट टू डिस्कस इट। समथिंग कॉल्ड द यूनिटैरिटी बाउंड। पोटेंशियल जो मैं पीछे कह रहा था, पोटेंशियल को आप स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं। अब आप इसको यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं, अच्छा इनिशियली अगर पोटेंशियल 0 है तो फेज शिफ्ट 0, और पोटेंशियल चाहे अट्रैक्टिव है चाहे रिपल्सिव है, जैसे जैसे आप उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं फेज शिफ्ट बढ़ेगा, डेल्टा एल बढ़ रहा है। ओके, साइन डेल्टा एल बढ़ रहा है, लेकिन साइन डेल्टा एल आप जानते हैं +1 और -1 से ऊपर नहीं हो सकता है। ओके, डेल्टा एल लगातार बढ़ सकता है वेव को। अगर आप इस पिक्चर में सोचें, माना रिपल्सिव पोटेंशियल है, थोड़ा सी रिपल्सिव पोटेंशियल है, उसने वेव को थोड़ा सी पुश किया, ज़्यादा रिपल्सिव पोटेंशियल बना दिया, बैरियर की हाइट ज़्यादा है, ज़्यादा पुश करेगा, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाइट है तो हो सकता है वो वेव को 2 पाई + 30 डिग्री पुश कर दे। ओके, लेकिन लास्ट में जो इफेक्टिव वैल्यू है वो केवल 2 पाई के से कोई रिलेशन नहीं है, 30 डिग्री वाले फैक्टर से रिलेशन होगा। ओके, सो द पोटेंशियल कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव, बट सिग्मा एल इज़ बाउंडेड। ये सिग्मा एल है आपका, जिसे हम पार्शियल क्रॉस सेक्शन कहते हैं। और पार्शियल क्रॉस सेक्शन का मतलब है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में जो एक पर्टिकुलर एल वेव होती है उसका जितना कंट्रीब्यूशन होता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल। वो सिग्मा टोटल का एक्सप्रेशन ये है, मैंने 4 पाई का फैक्टर समेशन के अंदर ले गया हूँ। ओके, बहुत सारे एल कंपोनेंट्स, इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एल कंपोनेंट्स का सम जब आप निकालेंगे तब आपको टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिलेगा। तो एक एक एल वेव का जो कंट्रीब्यूशन है, एक एक पार्शियल वेव का जो कंट्रीब्यूशन है, उसको हम कहते हैं सिग्मा एल। ओके, वैसे तो टेक्निकली मैंने पीछे इसे लिखा था सिग्मा टोटल एल, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में एल वाले कंपोनेंट का जो कंट्रीब्यूशन है। ओके, लेकिन इस डिस्कशन के लिए मैं सिंपली इसे सिग्मा एल लिखूंगा। ओके, सिग्मा एल। तो द पार्शियल क्रॉस सेक्शन, इसे हम पार्शियल क्रॉस सेक्शन कहेंगे। ओके, द पार्शियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा एल फॉर ईच एल वैल्यू हैज़ एन अपर बाउंड। सिग्मा एल हमने किस वैल्यू को कहा है, इसको चेक कीजिए, ये 4 पाई अपॉन के 2l + 1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल। साइन स्क्वायर डेल्टा एल बाउंडेड होता है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू +-1 के बीच होती है, तो जो इसका स्क्वायर है वो कभी भी 1 को एक्सीड नहीं कर सकता है। ये फैक्टर जो है यहाँ पे, जो कि पार्शियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में आ रहा है, ये वाला, ये पार्शियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा एल, इसमें ये फैक्टर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब पार्शियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल 4 पाई अपॉन के × 2l + 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। से l = 0 केस में ये फैक्टर 1, तो 4 पाई अपॉन के। सिग्मा 0 जो है, l = 0 वेव, और जिसे बाद में हम एस वेव कहते हैं, एस वेव का जो पार्शियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो कभी भी 4 पाई अपॉन के से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और l = 1 वेव, l = 1 वेव को हम बाद में p वेव कहेंगे, l = 0 को s, l = 1 को p, l = 2 को d, s p d f ऑर्बिटल्स वाली टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे भी वेव्स में वही टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं पार्शियल वेव्स के लिए। तो s वेव के लिए ये फैक्टर 1, तो 4 पाई अपॉन के। p वेव के लिए ये फैक्टर 3, l = 1 रखा, 3 टाइम्स 4 पाई अपॉन के, एंड सो एंड सो। तो जो पार्शियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसके मैक्सिमम, उसकी एक अपर बाउंड है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। हम ये नहीं कह रहे उतना ही होगा हमेशा, लेकिन वो एक्सीड अगर करेगा भी, बढ़ेगा भी, पोटेंशियल के साथ वो चेंज होते होते बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ के भी वो मैक्सिमम एक अपर बाउंड से एक्सीड नहीं कर सकता है। ओके, उस अपर बाउंड को मैंने सिग्मा एल मैक्सिमम लिखा है। सिग्मा एल फॉर अ गिवन एल वैल्यू जो पार्शियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, और मैक्स उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई अपॉन के × 2l + 1। मतलब जो मैं बात कह रहा हूँ मैथमेटिकली सिंपली है, सिग्मा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, द पार्शियल क्रॉस सेक्शन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, सिग्मा एल मैक्स से कम होगा। ये जो फीचर है इसे कहते हैं यूनिटैरिटी बाउंड।
गिवन एल चैनल में, अगर मैं उसे एल चैनल कह सकूं कि गिवन एल वैल्यू के लिए जो स्कैटरिंग से रिलेटेड रिजल्ट है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में जितना कंट्रीब्यूशन है वो बाउंडेड है, और इस बाउंड को हम कहते हैं यूनिटैरिटी बाउंड। ओके, यूनिटैरिटी बाउंड एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स में एक काफ़ी जनरल प्रिंसिपल है। जब हम टाइम इवोल्यूशन की बात करते हैं या कोई भी इवोल्यूशन हो, तो हम कहते हैं इवोल्यूशन का जो ऑपरेटर होगा वो यूनिटरी होना चाहिए। हर्मिशियन नहीं कह रहा हूँ मैं, यूनिटरी कह रहा हूँ। ओके, क्योंकि यूनिटरी ऑपरेटर्स, जिस तरह से हम कहते हैं यूनिटरी ऑपरेटर्स करस्पॉन्ड टू नॉर्म कंजर्वेशन। क्वांटम मैकेनिक्स में हम बार बार नॉर्म कंजर्वेशन की बात करते हैं कि इनिशियली माना आपके पास एक पार्टिकल है, और नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के सेंस में आप सोचें तो अगर आपके पास एक पार्टिकल है तो आप चाहे सिस्टम का किसी भी तरह का इवोल्यूशन हो, स्पेस में हो, टाइम में हो, या कोई और प्रोसेस अगर सिस्टम पे हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके बाद में भी 1 होंगे। या नॉर्मलाइजेशन के सेंस में सिंपली बोलें, अगर इनिशियली आपने किसी स्टेट को नॉर्मलाइज कर रखा है, तो वो स्टेट अगर बाद में इवॉल्व भी होती है, टाइम के साथ चेंज भी होती है, तो नॉर्मलाइजेशन स्टिल होल्ड करना चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन होल्ड कराने का जो मैथमेटिकल तरीका है वो है कि जो इवोल्यूशन का ऑपरेटर है वो यूनिटरी होना चाहिए, नॉट हर्मिशियन, यूनिटरी। यूनिटैरिटी इज सिनोनिमस विद नॉर्म कंजर्वेशन, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो बाउंड है बेसिकली ये एक जनरल फीचर है क्वांटम मैकेनिक्स का। इस केस में तो हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में इसे देख रहे हैं, बट अदरवाइज यूनिटरी ऑपरेटर्स के रिलेटेड आपको इस तरह का फीचर मिलेगा, कभी भी किसी पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड नहीं कर सकता। तो ये फीचर भी फंडामेंटली इससे रिलेटेड है, इसलिए इसे यूनिटैरिटी बाउंड कहते हैं। ओके दिस, और ये बाउंड सैचुरेट कब होगा? सैचुरेट मतलब ये इक्वल वाली वैल्यू कब अचीव होगी? ये इक्वल वाली वैल्यू अचीव होगी जब ये साइन डेल्टा एल जो है या तो +1 हो या -1 हो। ओके, तभी तो डेल्टा एल अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। और साइन डेल्टा एल प्लस या -1 कब होता है? या तो डेल्टा एल की वैल्यू π/2 हो, या 3π/2, या 5π/2 एंड दिस। ओके, इनफैक्ट और इन जनरल आप इसे 2n+1 π/2 लिख सकते हैं, जहाँ n या तो 0 है या 1 है या 2 है। इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस की है, ये सारे प्लस माइनस हो सकते हैं। फेज शिफ्ट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो या तो +- π/2 हो, या +-3π/2 हो, या +-5/2 हो, सम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो। ओके, इनफैक्ट मैं इसे करेक्ट सिंपली यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू 0, +-1, +-2 सारी अलाउ कर दूँ तो दिस। ओके, सो तो ये है यूनिटैरिटी बाउंड। ओके दिस, और ये फिनोमिना जो है कि मैक्सिमम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन किसी एल वैल्यू के लिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड नहीं कर सकता, इस वैल्यू से। ओके, और दूसरी एक चीज़ और भी आती है, जैसे मैथमेटिकली आप देख रहे हैं, अगर डेल्टा एल इन वैल्यूज़ को टच करे, इसको या इसको, तो वो उस पर्टिकुलर एल चैनल के लिए, उस पर्टिकुलर एल पार्शियल वेव के लिए स्कैटरिंग में जो कंट्रीब्यूशन है, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो खत्म हो जाता है। दूसरी एल वैल्यूज से उस समय कंट्रीब्यूशन आ सकता है, पर उस पर्टिकुलर एल वैल्यू का कंट्रीब्यूशन वैनिश हो सकता है इन एंगल्स के लिए। लेकिन इसी के बजाय यहीं से मैथमेटिकली आपको एक आइडिया हिट करना चाहिए विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू रेजोनेंस। अगर डेल्टा एल 0 हो, या पाई हो, या 2π हो, या 3π हो, किसी गिवन एल वैल्यू के लिए अगर डेल्टा एल 0 या पाई या 2π या 3π या 4π या +- भी हो सकता है इनका, अगर वो हो तो इन सारे एंगल्स पे साइन की वैल्यू 0 होती है। तो कितना बना पार्शियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, कितना बनेगा? 0। तो ऐसा भी हो सकता है फेज शिफ्ट तो हो, से डेल्टा एल की वैल्यू फॉर स्पेसिफिकली मैं पाई लेता हूँ, डेल्टा एल पाई मतलब स्कैटरिंग तो हो रही है, फेज शिफ्ट तो वेव ने कर दिया, पर उसने फेज शिफ्ट जरा सी नहीं किया, उसने पाई के बराबर फेज शिफ्ट किया। पाई के बराबर फेज शिफ्ट का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है हाफ वेव। उसने वेव फंक्शन को कितना पुश किया है? एग्जैक्टली इस आधी वेव के बराबर। आधी वेव मतलब हाफ वेव लेंथ के बराबर। हाफ वेव लेंथ के बराबर उसने वेव को या तो आगे या पीछे पुश कर दिया है, डिपेंडिंग ऑन अट्रैक्टिव या रिपल्सिव वो है। तो उस केस में क्या होगा? स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो जाएगा? 0। ओके, तो दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू रेजोनेंस, वी विल ट्राई टू सी इट। इनफैक्ट यहाँ पे इसको एक दूसरे उस इफेक्ट को स्टडी करते हैं, समथिंग कॉल्ड द रैमसौर टाउनसेंड इफेक्ट। ओके, जो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा था, माना आपका किसी एल वैल्यू के लिए, मैंने एल की वैल्यू इसलिए यहाँ पे लिखी नहीं है। ओके, मैं अभी इसे फिल करूँगा। डेल्टा फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल, माना इनिशियली 0 था पोटेंशियल। आप ऐसे सोचिए, अट्रैक्टिव पोटेंशियल है और ग्रेजुअली आप वेल की डेप्थ बढ़ा रहे हैं। स्पेसिफिकली आप ये सोचिए, ये वेल है, पहले 0 डेप्थ का था, और फिर थोड़ा डेप्थ का, और फिर आपने डेप्थ और बढ़ाई, और फिर आपने डेप्थ और बढ़ाई। तो ग्रेजुअली आप जानते हैं, अच्छा अट्रैक्टिव पोटेंशियल है तो वी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एल पॉजिटिव होगा। लेकिन इस केस में डेल्टा एल 0 होगा, इस केस में थोड़ा ज़्यादा होगा, इस केस में थोड़ा और ज़्यादा होगा, इस केस में ग्रेजुअली जैसे जैसे आप वेल की डेप्थ बढ़ाएंगे वो वेव को अपनी तरफ ज़्यादा पुश कर रहा है। तो ग्रेजुअली वो जो भी एल वैल्यू के लिए आप देख रहे हैं, ग्रेजुअली आपका ये डेल्टा जो है उस एल वैल्यू के लिए 180 डिग्री हो ही जाएगा, पाई के बराबर हो ही जाएगा। और जैसे ही ये 180 डिग्री के बराबर हुआ
उस पर्टिकुलर एल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग का जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में कंट्रीब्यूशन है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में, जिसे हम पार्शियल क्रॉस सेक्शन कह रहे हैं, वो हो जाएगा 0 साइन पाई इक्वल टू 0 होने के कारण। ओके, ये फैक्ट कहाँ इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिफिकली, अगर टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है प्लीज़ रिमेंबर वो इस प्रकार का है, सिग्मा 0 प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, ये सारे पार्शियल जो क्रॉस सेक्शंस हैं, हर एल वैल्यू के क्रॉस सेक्शंस हैं, उनको ऐड करना है। ओके, तो हो सकता है ये सिग्मा 2 0 हो रहा हो, डेल्टा 2 की वैल्यू एल इक्वल टू 2 वाली वेव के लिए फेज डिफरेंस जो है फेज शिफ्ट 180 डिग्री के बराबर हो, पर बाकियों के लिए सबके लिए फेज शिफ्ट 180 डिग्री थोड़ी हो, तो एक पर्टिकुलर तो 0 हो सकता है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, और ये चीज़ अभी हम आगे शो करेंगे, वैसे जब के स्मॉल होता है, के मतलब इंसिडेंट पार्टिकल से की एनर्जी से रिलेटेड है, जब इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी स्मॉल होती है, और जिसे हम आगे कहेंगे लो एनर्जी स्कैटरिंग, हम अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अगर एक्सट्रीमली लो एनर्जीज़ पे कर रहे हैं, ओके, तो फिर हम ये शो करेंगे ये सारे हायर वाले जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस हैं ये नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इनफैक्ट स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या, फेज शिफ्ट ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं। डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, डेल्टा 3 एंड सो ऑन। हाई एनर्जी पे इन सब की गुड इनफ वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर एनर्जी बहुत कम है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जिस पे हम कर रहे हैं, तो अभी हम शो करेंगे ये सारे के सारे नेग्लिजिबल हो जाते हैं, ये ऑलमोस्ट क्लोज टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें केवल कौन सा वाला टर्म रह जाता है, डेल नॉट वाला। तो माना वो वाली सिचुएशन है, आपका पोटेंशियल आप इतनी कम एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये सब तो पहले ही नेग्लिजिबल हैं। यहाँ ये नेग्लिजिबल क्यों है, लो एनर्जी के कारण। ओके, तो और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फिर कौन सा है, केवल डेल 0, जो फेज शिफ्ट एस, जिसे हम फेज शिफ्ट ऑफ द एस वेव कहेंगे, एस वेव का जो फेज शिफ्ट है, माना वही एकमात्र कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इसमें। तो आपको अब इसे समेशन की तरह नहीं सोचना है, आपको ये सोचना अच्छा ये सब तो 0 हो गए, क्यों, लो एनर्जी पे स्कैटरिंग कर रहे हैं, तो ये तो क्या है, नेग्लिजिबल। पर अब ये जो डेल्टा 0 है, माना सिग्मा 0 है, ये डिपेंड करेगा डेल्टा 0 पे, सिग्मा 0 जो है वो डिपेंड करेगा डेल्टा 0 पे, इस तरह का एक्सप्रेशन। और माना डेल्टा 0 ठीक 180 डिग्री के बराबर है, जो एल इक्वल टू 0 वेव है, एस वेव, उसमें फेज शिफ्ट हो रहा है और 180 डिग्री का हो रहा है, तो साइन 180 0 हो गया, उसके लिए ये कंट्रीब्यूशन जो है वो खुद 0 हो जाएगा। ये सब तो लो एनर्जी कारण नेग्लिजिबल हो गए, और ये कंट्रीब्यूशन आ सकता था, लेकिन अगर एग्जैक्टली फेज शिफ्ट 180 डिग्री के बराबर हुआ तो ये वाला पार्शियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी कितना हो जाएगा, 0। हम ये नहीं बोल रहे डेल्टा 0 0 है, स्कैटरिंग हो रही है और अच्छी भली 180 डिग्री, अच्छी गुड अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है। ओके, पूरी वेव का फेज शिफ्ट जो है पाई के बराबर हो गया है, एस वेव का। इतना फेज शिफ्ट होने के बावजूद टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं 0 बन रहा है। ये फैक्टर लो एनर्जी के कारण नेग्लेक्ट हुए, लो एनर्जी के कारण ये तो अपीयर हो ही नहीं सकते थे। ओके, ना के बराबर असर, ये अपीयर हो सकता था, पर ये भी फेज डिफरेंस इतना ज़्यादा हो गया कि ये इसका असर भी स्कैटरिंग में क्या हो गया, ख़त्म। तो सिग्मा टोटल अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना बन गया, सिग्मा टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन 0 होने का मतलब स्कैटरिंग नहीं हो रही है, नो स्कैटरिंग। ओके, आपने स्कैटर तो प्लेस कर रखा है, ये आप इसे इस तरह सोचिए, लो एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने इस वेल पे, ये वेल है, अभी पोटेंशियल की डेप्थ 0 है, तो इस केस में तो स्कैटरिंग होगी नहीं, है तो आप समझ रहे हैं, हाँ वेल अभी बेसिकली है नहीं। आपने वेल थोड़ा सी वो किया तो क्या होगा, फेज शिफ्ट जरा सी हुआ, अभी 180 डिग्री नहीं, अभी माना 30 डिग्री के आसपास फेज शिफ्ट हुआ, तो थोड़ा स्कैटरिंग आपको नजर आएगी, एस वेव के कारण ही स्कैटरिंग नजर आएगी, बाकी को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, लो एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट अगेन लो एनर्जी पे ही हो रहा है, पर आपने वेल की डेप्थ बढ़ा दी, तो क्या होगा, फेज शिफ्ट थोड़ा और ज़्यादा होगा, माना 90 डिग्री के आसपास हो गया। ओके, 90 डिग्री के आसपास हो गया तो ये फैक्टर मैक्सिमम हो जाता है, साइन 90 पे 1 मैक्सिमम, एस वेव से जितनी मैक्सिमम स्कैटरिंग हो सकती है यूनिटेटरी बाउंड से, वो अचीव हो गई। लेकिन आप वेल की डेप्थ और बढ़ाते रहे, एनर्जी को नहीं छेड़ रहे हैं, एनर्जी अभी भी बहुत कम है, एनर्जी कम होने के कारण ये सारे फैक्टर्स नेग्लिजिबल हैं, तो इनको हम बार बार बात नहीं करेंगे। ये फैक्टर चेंज होगा, ये फैक्टर क्यों चेंज होगा, डेल्टा एल आपका अब लगातार चेंज कर रहा है, अब यहाँ तक आते आते आपका फेज डिफरेंस π/2 के बराबर हो गया है, 90 डिग्री के बराबर। अब आप वेल को और गहरा करें तो फेज शिफ्ट π/2 से बढ़ेगा 90 डिग्री से, और माना 135 डिग्री, 135 पे आके साइन की वैल्यू कम हो जाती है, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन अब कम हो जाएगा, 0 से बढ़ा फिर कम हो गया। और अगर एग्जैक्टली आपका फेज शिफ्ट हो जाए पाई के बराबर, डेल्टा 0 इनफैक्ट हम 0 वाली वेव के लिए देख रहे हैं केवल, एल इक्वल टू 0 वेव के लिए, तो साइन ऑफ पाई इक्वल टू 0, ये वाला कंट्रीब्यूशन भी खत्म हो जाएगा, तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो दिस इज़ एन अमेजिंग फीचर। वेल की पर्टिकुलर डेप्थ के लिए ऐसा हो सकता है कि वेल मौजूद है, वेल मतलब स्कैटरिंग सेंटर, ओके, स्कैटर मौजूद है, इंसिडेंट वेव आ रही है लो एनर्जी की, लेकिन उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ओके,
इस फीचर को कहा जाता है कई बार रैमसौर इफेक्ट या रैमसौर टाउनसेंड इफेक्ट। ओके, बेसिकली इस फीचर को करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, रिपल्सिव फोर्स के साथ ये वर्क नहीं करता है। ओके, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स आपको चाहिए होता है। जैसे एक्सपेरिमेंटली जब ये इनिशियली ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता था, बाद में क्वांटम मैकेनिक्स से इसका एक्सप्लेनेशन आया, बट ये एक वेल ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। जैसे जब इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग की जाती है रेयर गैस एटम से, आर्गन या किसी ऐसी गैस से जिन्हें नोबल गैसेस कहते हैं, नोबल गैसेस से जब इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर किया जाता है, माना ये आपकी नोबल गैस है किसी उसमें, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन की बीम इससे पास कीजिए तो नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन की बीम स्कैटर होती है हर डायरेक्शन में, और केवल आप एस वेव स्कैटरिंग देख रहे हैं तो एस वेव की स्कैटरिंग हमारी आइसोट्रोपिक होती है, हर डायरेक्शन में एक जैसी होती है पर स्कैटरिंग होती है। द पॉइंट इज लो एनर्जी पे आप इलेक्ट्रॉन्स फेंक रहे हैं तो स्कैटरिंग होती जरूर है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी पे ऐसी सिचुएशन भी आती है कि ये मीडियम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन बीम बिना स्कैटर हुए उस नोबल गैस के सैंपल को क्रॉस कर जाती है, नो स्कैटरिंग। ओके, पूरा का पूरा मीडियम आपका क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो यही जो इफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड दी रॉमेसर टाउनसेंड इफेक्ट, और उसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से समझ चुके हैं, लो एनर्जी पे ऐसा होता है। ओके, यस, सो फॉर एट अ सर्टेन एनर्जी जब आप इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग करते हैं बाई नोबल गैस एटम्स, तो एट सर्टेन एनर्जी द मीडियम बिकम्स ट्रांसपेरेंट। ओके, इवन ये इफेक्ट ऐसा नहीं है, आप इसे वन डायमेंशनल स्कैटरिंग में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वन डायमेंशन में एक वेल है, नॉर्मली जब हम वन डायमेंशन में स्कैटरिंग का कंसेप्ट हम सोचते हैं बैरियर से, बैरियर में हमारा नोशन कुछ ऐसा होता है, अगर बैरियर कोई है किसी हाइट का वन डायमेंशन में और पार्टिकल आया और पार्टिकल की एनर्जी बैरियर की हाइट से कम है, तो क्लासिकली तो रिफ्लेक्शन होना चाहिए 100% और ट्रांसमिशन होना चाहिए 0, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कैलकुलेशन ये बताती हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 से थोड़ा कम होता है और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइनाइट होता है। ओके, नॉर्मली, लेकिन अगेन अगर पार्टिकल की एनर्जी बैरियर की हाइट से ज़्यादा हो तो अगेन अगर आप इस क्लासिकल सिचुएशन को एनालाइज करें तो क्लासिकली अगर पार्टिकल की एनर्जी बैरियर की हाइट से ज़्यादा है तो उस समय क्लासिकली ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 या 100% होना चाहिए, जबकि रिफ्लेक्शन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगेन क्वांटम मैकेनिकली जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको पता लगता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की एक बहुत स्मॉल वैल्यू होगी और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 नहीं होगा या 100% नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा। तो ये दोनों केस नॉर्मली हम केवल इस केस को डील करते हैं, पर सिमिलरली अगर आप पार्टिकल की एनर्जी बैरियर की हाइट से ज़्यादा भी कर दें तो केवल ये नहीं है कि सारे के सारे पार्टिकल्स ट्रांसमिट हो जाएंगे, ये जहाँ पे एजेस बनते हैं यहाँ से रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन बहुत नेग्लिजिबल होगा अगर ये एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है, पार्टिकल की एनर्जी और बैरियर की हाइट का एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा रिफ्लेक्शन होने का चांस उतना कम हो जाएगा। ओके, ये प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस है, बट दिस हैपन्स। ओके, तो इस केस में क्लासिकल और दोनों केस में क्लासिकल और क्वांटम रिजल्ट, क्लासिकल रिजल्ट से हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं क्वांटम मैकेनिकली। ओके, ऐसा ही आपका वेल के साथ भी होता है। वेल में नॉर्मली हम बाउंड स्टेट्स तो हमने स्टडी किए डिटेल में, ओके, वन डायमेंशन में फाइनाइट, इनफाइनाइट, डेप्थ जो भी हो, लेकिन अब अगर हमारे पार्टिकल की एनर्जी माना वेल के जो टॉप है, जो कि नॉर्मली हम 0 पे लेते हैं, ओके, उससे ज़्यादा है, जिन्हें हम स्कैटरिंग स्टेट्स कहते हैं। बाउंड स्टेट को हम डिफाइन ही इस तरह से करते हैं, एनर्जी 0 से कम होनी चाहिए। अगर एनर्जी का 0 हमने यहाँ पे माना है तो बाउंड स्टेट्स इन्हें कहते हैं। ओके, पार्टिकल कभी भी इन रीजन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है, कुछ हद तक बैरियर पेनिट्रेशन, टनलिंग या वो फिनोमेना हो सकता है, वेव फंक्शन लीकेज वगैरह, लेकिन बहुत दूर नहीं। लेकिन अगर पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव हो, 0 से ज़्यादा हो, तो दिस करस्पॉन्ड्स टू व्हाट आर कॉल्ड स्कैटरिंग स्टेट्स। पार्टिकल बहुत दूर से आया, पोटेंशियल से जैसा भी इंटरेक्शन है वो किया और फिर आगे निकल गया। अब अगेन आप इस सिचुएशन को अगर क्लासिकली एनालाइज करें तो क्लासिकली पार्टिकल की एनर्जी हमेशा जो भी पोटेंशियल है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ है, यहाँ है, उससे ज़्यादा है, तो क्लासिकली ट्रांसमिशन रेट आपका 100% होगा। सारा का सारा जितना फ्लक्स यहाँ से आ रहा है सारा का सारा ट्रांसमिट हो जाएगा। पर क्वांटम मैकेनिकली आप इस सिचुएशन का भी एनालिसिस करें तो आपको पता लगता है यहाँ से कुछ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी आपको मिलता है। ये पोटेंशियल वेल है, ओके, ये तो बैरियर भी नहीं था, इनफैक्ट ये नीचे की ओर डेंट है, बट स्टिल ये रिफ्लेक्ट करता है पार्टिकल्स को। क्वांटम मैकेनिकली आप इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ओके, इनफैक्ट अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर रखा है तो इसी में अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स को चेंज करके v की जगह -v लेके एंड अप्रोप्रिएटली k को एनर्जी को पॉजिटिव लेके आप इसका रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट नॉन जीरो होता है, स्मॉल हो सकता है बट नॉन जीरो होता है। इस रिफ्लेक्शन को ही आप स्कैटरिंग समझ सकते हैं। वन डायमेंशन में यही स्कैटरिंग है। अगर कुछ नहीं होता, सारे के सारे पार्टिकल्स ट्रांसमिट हो जाते, पोटेंशियल नहीं होता, वो नो स्कैटरिंग सिनेरियो है। तो स्कैटरिंग का मतलब, वन डायमेंशनल स्कैटरिंग का मतलब यही है, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है दिस करस्पॉन्ड्स टू वन डायमेंशन। बट अगेन
यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है वो यही आता है, अगर ये सिचुएशन भी आपके पास है, इसे आप वन डायमेंशनल स्कैटरिंग समझ सकते हैं। तो माना यहाँ से 100 पार्टिकल्स आपने फेंके और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट माना 95% है, मैं एक्सीडिंगली लार्ज रिफ्लेक्शन मान रहा हूँ, ओके। 100 में से 95 पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन आप पोटेंशियल की डेप्थ को अगर ग्रेजुअली चेंज करें तो एक सिचुएशन आपको ऐसी मिलेगी जब 100 पार्टिकल्स में से सारे के सारे 100 ट्रांसमिट होंगे, मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। तो जैसे बैरियर ने कोई ऑब्स्टिकल पेश नहीं किया, मैं क्लासिकल बात नहीं कर रहा हूँ, क्वांटम मैकेनिकली वेल भी एक ऑब्स्टिकल की तरह सामने पेश आता है। ऑब्स्टिकल की तरह मतलब कुछ पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट जरूर करता है, पर किसी खास कंडीशन पे, वो हमेशा नहीं होगा, कुछ खास कंडीशन ऐसी आती हैं वेल की डेप्थ और उसकी रेंज से रिलेटेड होती हैं, पार्टिकल की एनर्जी से, ओके। बेसिकली वो रफली वो आइडिया ये होता है, इस वेल के अंदर टोटल इंटीजर नंबर ऑफ वेव्स आपकी फिट होनी चाहिए, ओके। इंटीजर या हाफ इंटीजर टाइप की वेव्स आपकी फिट होनी चाहिए। बट विदाउट गोइंग टू द मैथमेटिक्स, ये सिचुएशन वन डायमेंशनल स्कैटरिंग में भी आती है। फॉर सर्टेन वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी या वेल डेप्थ, उनके बीच का रिलेशन है कि ट्रांसमिशन रेट आपका 100% हो जाता है, और ट्रांसमिशन 100 होने का मतलब नो स्कैटरिंग, ओके। सो दिस कैन हैपन। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द रैमसौर-टाउनसेंड इफेक्ट, ओके। सो टू समराइज, यहाँ पे जो मैंने बात की, पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर आप कर सकते हैं, वेल को डेप्थ को चाहे 1 डायमेंशन में सोचे चाहे 3 डायमेंशन में, ग्रेजुअली आप पोटेंशियल को स्ट्रॉन्गर कर रहे हैं, ओके, से डीपर एंड डीपर वेल। तो मॉड डेल एल तो बढ़ेगा, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, वेल है या बैरियर, उसके हिसाब से डेल डेल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, पर उसका मैग्नीट्यूड जरूर बढ़ेगा। पहले वेव को थोड़ा पुश या पुल कर रहा है 5 डिग्री, थोड़ा और आपने डेप्थ बढ़ाई या बैरियर की हाइट बढ़ाई 10 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, ज़्यादा वेव को पुश या पुल कर रहा है अपनी ओर, ओके, डिपेंडिंग ऑन अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है। लेकिन सिग्मा टोटल जो है उसमें डिक्रीज़ भी आपको नज़र आ सकता है। इनफैक्ट ये नज़र आपको आएगा, सिग्मा टोटल जो है वो साइन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये डेल्टा एल के लगातार इंक्रीज़ होने के साथ पहले तो इंक्रीज़ करेगा, पर एक बार मैक्सिमम वैल्यू वाली अचीव हो गई उसके बाद ये डिक्रीज़ करेगा, फिर 0 बनेगा, और फिर भी आप उसके बाद भी डेल्टा एल बढ़ाते रहें तो फिर से इंक्रीज़ करेगा, मैक्सिमम हिट करेगा एंड दिस। ये साइन स्क्वायर डेल्टा एल आप जानते हैं, साइन स्क्वायर डेल्टा एल का ग्राफ बेसिकली इस तरह का आता है, समथिंग लाइक दिस। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये जो है पार्शियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, ये इस तरह का बिहेवियर इंक्रीजिंग पोटेंशियल के साथ इस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट करता है, ओके। अब आते हैं हम एक्चुअल जो एक वन ऑफ द मेजर डिस्कशंस, ठीक है, ये भी उसी से स्टेम हो रहा है, ये सारे के सारे डिस्कशन इस एक्सप्रेशन के अराउंड हमने सेंटर किए हैं, ओके, पिछले लेक्चर से और आज के भी डिस्कशन। अब एक्चुअली अभी तक जो प्रॉब्लम है वो ये है, हमने इतना स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया पर अभी भी हम इस स्टेट पे नहीं पहुँचे हैं कि हम फेज शिफ्ट मेथड को या मेथड ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस जिसे कहते हैं उसे एक्चुअली अप्लाई कर सकें। क्योंकि दिक्कत ये है, एक्सप्रेशंस में समेशन एल इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, आपको एल की हर एक वैल्यू के लिए कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, और 0 के लिए भी, और 1 के लिए भी, और 2 के लिए भी, और 3 के लिए भी, और इन प्रिंसिपल अप टू इन्फिनिटी सारी वैल्यूज़ के लिए फेज शिफ्ट निकालो, और तब आप स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड या डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तब निकाल पाएंगे, ओके। तो अभी ये एक फॉर्मल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर से ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं है, अप्लाई करने के लिए मेथड अभी तैयार नहीं है, ओके। बट अब हम बात करेंगे ये मेथड किस तरह से और कब अप्लाई किया सकता है। हमने बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन जो था, और बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन फॉर फेज शिफ्ट जिसे मैंने कहा था साइन डेल्टा एल के एक्सप्रेशन में, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन ये है, इसको इससे रिप्लेस करना, इस वेव फंक्शन की जगह ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देना, प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल वाले की जगह एब्सेंस ऑफ। लेकिन वहाँ पे हमने उसे बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन को किस तरह से वो किया था कि जब पार्टिकल की क्या होती है, एनर्जी लार्ज होती है, एनर्जी लार्ज है तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, ओके, कि पोटेंशियल का असर उसके मुकाबले नेग्लिजिबल हो जाता है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल अगर आपका फिक्स्ड डेप्थ का है तो पोटेंशियल का असर को आप धीरे धीरे नेग्लेक्ट कर सकते हैं एट हाई एनर्जीज, ओके दिस। लेकिन मैथमेटिकली ये जो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की ट्रिक है, ट्रिक मतलब इसको इससे रिप्लेस करना, ये एक दूसरे केस में भी वर्क कर सकती है। माना पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा नहीं है, कम, या हम पार्टिकल की एनर्जी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी की, उसकी एनर्जी कुछ भी हो, लेकिन अगर एल आपका लार्ज है, ये इक्वेशन जो हम एनालाइज करते हैं रेडियल इक्वेशन के एनालिसिस से आता है, रेडियल इक्वेशन हर एल के लिए अलग अलग लिखी जाती है। तो अगर एल वैल्यू लार्ज है, अभी लार्ज मतलब एक क्वालिटेटिव में फीचर कह रहा हूँ, इस लार्ज को हम अभी क्वांटिफाई करेंगे, एल इक्वल टू लार्ज का क्या सेंस है, बट अगर एल सफिशिएंटली लार्ज है तभी भी मेरा बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन वर्क कर सकता है, ओके। तो नॉर्मली बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन का मतलब हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी पे इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो। पर अब मैं ये आर्ग्यूमेंट दूंगा पहले, अगर एल की वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज है तो एनर्जी कुछ भी हो, हम इसकी जगह इसे रिप्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स गो अबाउट दैट, ओके। ये रही
रेडियल इक्वेशन ये बेटर है, बाद में मुझे लगा इसके बजाय हम यू के टर्म्स में एनालाइज करें तो हमारे लिए एनालिसिस आसान होगा। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल द रेडियल इक्वेशन लुक्स लाइक, और जो सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं u इक्वल टू आर अपॉन रो और रो इक्वल टू के आर, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करके, तो दिस इक्वेशन लुक्स लाइक दिस। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन का मतलब है हाई एनर्जी, E इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू V। आपका पोटेंशियल जिस भी डेप्थ का हो उसके मुकाबले अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दो एनर्जीज का रेशियो, तो तब इफ़ E इज़ वेरी वेरी लार्ज दिस फ्रैक्शन वुड बी स्मॉल। तो आप इस फैक्टर को ड्रॉप कर सकते हैं, V अपॉन E को ड्रॉप करना। V अपॉन E को ड्रॉप करना मतलब बेसिकली V को जीरो लेना। V अपॉन E को ड्रॉप करने का मैथमेटिकल सेंस है एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल में आप इक्वेशन को देख रहे हैं, और एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल में इक्वेशन को देखा, इसीलिए तो इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में तो ये आइडिया था, पर ऑल्टरनेटिवली इसी एक्सप्रेशन को आप फिर से देखें, इसी को फिर से मैं फ्री पार्टिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या रिड्यूस हो सकती है, ये मैथमेटिकली रिड्यूस हो सकती है अगर एक दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही हो। अगर ये वाला जो टर्म है अगर ये इसके मुकाबले नेग्लिजिबल हो, तो बेसिकली यहाँ मैंने इस टर्म को इस 1 के मुकाबले नेग्लेक्ट किया था। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में ये V अपॉन E का टर्म हमने कहा ये इतना छोटा है कि इस 1 के मुकाबले नेग्लिजिबल हो, वहाँ मैंने L से उसका कंपैरिजन ही नहीं किया। लेकिन माना ये 1 के मुकाबले जहाँ भी स्टैंड करता हो वहाँ ठीक है, लेकिन अगर ये इसके मुकाबले स्मॉल हो जाए, तो अगर V अपॉन E जो है ये इस टर्म के मुकाबले नेग्लिजिबल हो, मतलब इन दोनों में डोमिनेंट टर्म ये वाला हो, इसे मैं पोटेंशियल टर्म और इसे सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म कहूँगा। ओके, अगर पोटेंशियल टर्म जो है वो सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म के मुकाबले नेग्लिजिबल हो, और मैथमेटिकली वो कंडीशन ये है अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके मुकाबले, मैग्नीट्यूड इसलिए कह रहा हूँ मैं, एक्चुअली मुझे यहाँ मॉड V लिखना चाहिए, V नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन और यहाँ मुझे मॉड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है, E पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैथमेटिकली ये कंडीशन होल्ड करती है तो तभी भी तो मैं इस टर्म को ड्रॉप कर सकता हूँ, इसके मुकाबले इसको ड्रॉप कर दिया। इसको ड्रॉप करने का मैथमेटिकल मीनिंग, पोटेंशियल इज़ ऑलमोस्ट जीरो, पोटेंशियल जीरो मतलब फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन, अरे इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो। तो जो हमने बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के जो मैथमेटिकल रिजल्ट निकाले थे उसको केवल हाई एनर्जी में तो उसकी वैलिडिटी हम समझ सकते हैं, पर उसको इस लिमिट में भी आप वैलिड समझ सकते हैं। लेकिन अब इस लिमिट का मतलब क्या हुआ, अच्छा इस लिमिट का एनालिसिस अभी करेंगे, बट अगर ये कंडीशन माना होल्ड कर रही है, और ये कंडीशन होल्ड कैसे करेगी आप खुद सोचिए। माना स्मॉल एल वैल्यू के लिए कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, ये फैक्टर इतना छोटा नहीं है कि इससे छोटा हो, पर आप एल की वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ाते रहिए, एल की वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ाते रहिए, मतलब आप हायर एल वाली पार्शियल वेव पे कंसंट्रेट कीजिए। माना एल इक्वल टू 3 वेव के लिए कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, तो एल को आप 4 बनाओ, 4 इंटू 3 12, ये नंबर न्यूमरेटर और बड़ा बन रहा है। एल इक्वल टू 5, 5 इंटू 6 30, एल इक्वल टू 10, 10 इंटू 11 110, ये फैक्टर एल की वैल्यू के साथ बढ़ रहा है। तो किसी ना किसी एल वैल्यूज़ के लिए तो ये कंडीशन अचीव होगी, हर एल वैल्यू के लिए ना हो, पर हायर एल वैल्यूज़ के लिए ये कंडीशन कभी ना कभी अचीव हो जाएगी। और जब ये कंडीशन अचीव हो जाएगी तो अगेन आप इस टर्म को ड्रॉप कर सकते हैं, और ड्रॉप करने का मतलब फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन, मैथमेटिकली आप इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन पे पहुंच सकते हैं। ओके, लेकिन अब की बार हमने एनर्जी को, कोई बात नहीं कि एनर्जी कम है ज़्यादा है, वो फिर से हमारे पास लौटेगा एनर्जी का आइडिया, लेकिन अभी के लिए इस डिस्कशन में ई का अभी कोई रोल नहीं है। अभी पॉइंट ये है मैथमेटिकली एल इक्वल टू लार्ज जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसका ये मतलब है एल इतना लार्ज हो जाना चाहिए कि ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। ओके, और अगर ऐसा है, माना ये कंडीशन फुलफिल हो गई, तो अगेन मैं यू आई को यू से रिप्लेस कर सकता हूँ इनसाइड वाला, या प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन को एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन से, और फिर साइन डेल्टा एल का मुझे यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा, यही वाला मैं फिर से मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, दिस एंड दिस। ओके, दिस। लेकिन ये होल्ड कब करेगा, पहले इस क्राइटेरिया को देख लें, एल एल प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन, रो स्क्वायर को यहाँ ले जाओ, और रो होता है के आर, तो आप चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, और ई की जगह भी आप के टर्म में, इंसिडेंट पार्टिकल के के टर्म में आप सब्स्टिट्यूट करें, तो ये एक्सप्रेशन ये बनता है। ओके, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ से एक एप्लीकेबिलिटी का एक क्राइटेरिया भी मिल रहा है हमें, पोटेंशियल कैसा होना चाहिए ताकि आप ये एक्सप्रेशन एक्चुअली अप्लाई कर सकें। फॉर एप्लीकेबिलिटी का मतलब इसकी जगह जो मैं ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इसे मैं अगेन बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन ही कहूँगा, पर अब की बार बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन एनर्जी से नहीं, हाई एंगुलर मोमेंटम क्राइटेरिया से आया। एल की वैल्यू लार्ज मतलब हाई एंगुलर मोमेंटम, तो जहाँ से भी आया बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में जो हम अब रिजल्ट निकालने वाले हैं, ये वैसे किसी जनरल पोटेंशियल के लिए भी ट्रू है, मतलब पार्शियल वेव एनालिसिस में ये जनरली ट्रू है। ये वाला फैक्टर जो है ये डिस्टेंस के साथ दिस मस्ट टेंड टू 0,
बहुत दूर वाले रीजन में तो हमें फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन मिलने ही चाहिए डिटेक्टर की लोकेशन पे। बहुत दूर मतलब ये टर्म कहीं ना कहीं तो नेग्लिजिबल वैसे भी बन जाना चाहिए, एल की जिस भी वैल्यू के लिए बने ये नेग्लिजिबल हो ही जाना चाहिए। ओके, इसका मतलब एल एल प्लस वन इस फैक्टर से लार्ज होना चाहिए। और फिर तो एल की हर एक वैल्यू के लिए जब आप डिटेक्टर की लोकेशन पे उसकी बात करते हैं तो एल इक्वल टू जीरो वाली वेव हो या एल इक्वल टू वन वाली वेव हो या एल इक्वल टू टू वाली वेव हो, वो सब के सब इस समय ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि यहाँ v कितना हो चुका है इफेक्टिवली जीरो, मतलब पोटेंशियल का असर v इक्वल टू जीरो नहीं लिखना चाहिए, पोटेंशियल का असर खत्म हो चुका है। फिर से फ्री पार्टिकल सॉल्यूशंस हैं, बस उनमें फेज शिफ्ट आ चुका है। तो एल की कोई भी वैल्यू हो इस पॉइंट तक आते आते तो v का असर खत्म हो जाना चाहिए। v का असर खत्म होने का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? ये टर्म आपका जीरो को टेंड होना चाहिए, क्योंकि जब ये टर्म जीरो को टेंड होगा तो फिर ये फैक्टर आपका जीरो बनेगा, तब ये कंडीशन होल्ड कर सकती है। एल की किसी वैल्यू के लिए भी जीरो को छोड़ के एल इक्वल टू वन भी अगर आप लें, वन इंटू टू, टू बहुत ज़्यादा है, टू बहुत ज़्यादा किससे होता है? जीरो से तो होता ही होता है। तो नेसेसरली जो कंडीशन है कि पोटेंशियल का नेचर कैसा होना चाहिए ताकि हम पार्शियल वेव एनालिसिस के मेथड को अप्लाई कर सकें, वो ये लिखा हुआ है। दिस फैक्टर आर स्क्वायर वी, ये स्कैटरिंग सेंटर और उसके नियर तो ये फैक्टर हो सकता है जीरो ना हो, पर जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाएं लार्ज आर पे कुल मिला के वी नहीं आर स्क्वायर टाइम्स वी को जीरो हो जाना चाहिए। ओके, दिस इट मीन्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस के लिए जो जनरल हमें फीचर मिल रहा है वो ये है, द पोटेंशियल मस्ट गो टू जीरो फास्टर देन वन अपॉन आर स्क्वायर विद डिस्टेंस। ओके, ये क्राइटेरिया जो बॉन्ड में हमने आइडिया यूज़ किया था सिंपली आर इंटू वी आर, उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। पोटेंशियल को और भी ज़्यादा रैपिडली जीरो पे टेंड होना पड़ेगा, तब हम जनरली आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी में ऐसा हो सकता है आपको इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन की जरूरत ना पड़े, किसी और कारण से हो सकता है मच रिलैक्स कंडीशन में आपको पार्शियल वेव एनालिसिस से सही रिजल्ट मिल जाए। पर जब हम जनरल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो जनरल आर्ग्यूमेंट ये शो कर रहा है, उसको आप अगेन यहाँ से भी दे सकते हैं, सिंपली इस टर्म को इसके मुकाबले ड्रॉप करना है और लार्ज रो के लिए अगर ड्रॉप करना है तो मतलब ये टर्म इसके मुकाबले, और एल की किसी भी वैल्यू के लिए इसने वर्क अगर करना है तो एल की किसी भी वैल्यू के लिए इसने अगर वर्क करना है तो पोटेंशियल आपका डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए जो वन अपॉन रो स्क्वायर से भी ज़्यादा रैपिडली फॉल कर रहा हो। इसको सिंपली देखिए, आप इस और इस टर्म को कंपेयर कर रहे हैं, एक है वी अपॉन ई और एक है एल एल प्लस वन अपॉन रो स्क्वायर। एल एल प्लस वन कॉन्स्टेंट है, इसका डिके फैक्टर वन अपॉन रो स्क्वायर है। अगर वी का डिके फैक्टर वन अपॉन रो स्क्वायर से जितना भी नहीं रहा, माना वन अपॉन रो, तो लार्ज रो पे इनमें से ये फैक्टर डोमिनेंट होगा, ये नेग्लिजिबल होगा, आपको इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। पर अगर आप इसको ड्रॉप करते हैं तो फिर आप फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन वगैरह की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका डिके रेट माना वन अपॉन रो क्यूब टाइप का है, इससे ज़्यादा फास्टर अगर ये डिके कर रहा है तो ये वाला डोमिनेंट टर्म होगा और ये वाला उसके मुकाबले नेग्लिजिबल होगा एट लार्ज रो। ये डोमिनेट कर रहा है मतलब इसको रिटेन करो, इसको ड्रॉप कर दो, और इसको रिटेन करने का मतलब फ्री पार्टिकल सॉल्यूशंस। ओके, सो ये वैलिडिटी क्राइटेरिया है, या पोटेंशियल का नेचर कैसा होना चाहिए, नॉट द वैलिडिटी क्राइटेरिया, पोटेंशियल का नेचर कैसा होना चाहिए ताकि इन जनरल हम पार्शियल वेव एनालिसिस को अप्लाई कर सकें। द पोटेंशियल मस्ट गो टू जीरो एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, बट इट मस्ट गो टू जीरो फास्टर देन वन अपॉन आर स्क्वायर। ओके, वन अपॉन आर स्क्वायर से भी फास्टर इसका टेंडिंग रेट होना चाहिए टू जीरो। सो दिस इज दिस, सो दिस रिस्ट्रिक्शन या वैलिडिटी क्राइटेरिया एक्चुअली स्टेम्स फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी, अदरवाइज आप मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये एप्लीकेबिलिटी से आया है। ओके, जब हम अप्लाई करना चाहते हैं इस टर्म को किसी तरह से ख़त्म करना है, तभी आप फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन के टर्म में डिटेक्टर की लोकेशन पे कर पाएंगे, हाँ फ्री पार्टिकल सॉल्यूशंस यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं। सो दिस हैज़ टू बी ड्रॉप्ड सम वे और द अदर। ओके, अच्छा, और स्पेसिफिकली हम जैसे आगे एग्जांपल्स में लेंगे, हमारे पोटेंशियल ऐसे होंगे जो किसी सर्टेन रेंज के बाद जीरो हो जाते हैं। ठीक है, आर ग्रेटर देन ए के बाद पोटेंशियल जीरो या ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे रेंज ऑफ पोटेंशियल। ओके, मतलब ट्रूली हमारे पास अगर एक शॉर्ट रेंज पोटेंशियल है, इस तरह का पोटेंशियल है, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया अपने आप होल्ड करेगा। माना पोटेंशियल आपका स्क्वायर वेल है, यहाँ वेल की डेप्थ कुछ भी हो ए तक, लेकिन ए के बाद जैसे ही आर ग्रेटर देन ए होता है पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। तो इस रीजन के बाद तो आर स्क्वायर इंटू वी, इसके बाद आर स्क्वायर की वैल्यू तो ठीक है, ए से ज़्यादा 2a 3a 5a कुछ भी हो सकता है, पर इस रीजन में पोटेंशियल कितना हो चुका है, जीरो। इस पॉइंट के बाद तो आर स्क्वायर वी फैक्टर की वैल्यू जीरो हो ही चुकी है। तो इस तरह के पोटेंशियल्स के लिए जो ट्रूली शॉर्ट रेंज पोटेंशियल हैं उनके लिए ये कंडीशन फुलफिल होना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हम इसी तरह के एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर वी दिस, हो सकता है आपका क्राइटेरिया इससे स्लाइटली डिफरेंट भी हो, थोड़ा और एनालिसिस आपको शायद स्लाइटली डिफरेंट क्राइटेरिया अगर देता भी है, लेकिन शॉर्ट रेंज पोटेंशियल के लिए, शॉर्ट रेंज मतलब इस तरह का हो सकता हो, एक्चुअल शेप ऐसी ना हो, ऐसी हो, माना ये पोटेंशियल है,
लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर ये जीरो हो रहा है, ओके, पोटेंशियल इसके बाद जीरो है, तो अगेन इसके लिए भी वर्क करेगा। तो जो हमारे ट्रूली शॉर्ट रेंज पोटेंशियल हैं, जो किसी पॉइंट के बाद पूरी तरह वैनिश हो जाते हैं, उनके लिए ये कंडीशंस जो हैं ये होल्ड करती हैं। तो किसी पॉइंट के बाद अगर वी रियली आपका जीरो हो गया तो फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन बंद हो गया, ओके बस। लेकिन अब हमें एक दूसरी चीज़ शो करनी है। ये मैंने यहाँ पे आपको रिजल्ट दे दिया है और इसी रिजल्ट पे हमारा सब कुछ हिंज करता है। शॉर्ट रेंज पोटेंशियल के लिए एटलीस्ट, और फिर इन जनरल भी ये ट्रू है, डेल्टा एल्स डिक्रीज रैपिडली विद इंक्रीजिंग एल। जो हमारे फेज शिफ्ट है वो एल की अलग अलग वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, पर हायर एल वैल्यूज़ के लिए ये नंबर बहुत रैपिडली डिक्रीज करता है, ओके। कितने हायर के लिए वो क्राइटेरिया अभी हम बात करेंगे, एल कितना लार्ज हो, किस नंबर से ज़्यादा हो, ताकि उसके बाद डेल्टा एल में आपको डिक्रीज दिखना शुरू हो। और डेल्टा एल का डिक्रीज बहुत रैपिड होता है। फॉर एग्जांपल किसी केस में आपको ऐसा नज़र आ सकता है, डेल्टा 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2 इनकी अप्रिशिएबल वैल्यू है, पर डेल्टा 3 उसके मुकाबले, डेल्टा 2 के मुकाबले बहुत स्मॉल है, और डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6 इसके बाद के डेल्टा तो नेग्लिजिबली स्मॉल है। ये सब के सब ऑलमोस्ट जीरो के करीब हैं। तो अगर ये सारे के सारे जीरो के करीब हैं तो ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में साइन डेल्टा का स्क्वायर आता है, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। तो तब आप इन सारे कंट्रीब्यूशंस को आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल इनको कैलकुलेट कीजिए। सो दिस इज, लेकिन पहले ये हमें शो करना है हायर एल वैल्यू के लिए डेल्टा एल डिक्रीज करता है और उसका डिक्रीज भी बहुत रैपिड होता है, ओके, वेरी वेरी रैपिडली। पहले इसका क्लासिकल आर्गूमेंट आप समझने की कोशिश कीजिए। माना ये कोई पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल की रेंज है। स्पेसिफिकली ये सोच लीजिए, क्लासिकली इस तरह से सोचने में कोई गलत भी नहीं है। R = A रेंज तक पोटेंशियल आपका एक्टिव है, ठीक है। वैल्यू इसके अंदर घट बढ़ जो भी रही हो, लेकिन पोटेंशियल केवल यहाँ है फाइनाइट, इसके बाहर पोटेंशियल जीरो है। तो इसे आप एक स्फीयर सोच सकते हैं। इस स्फीयर के अंदर पोटेंशियल है, हम ये नहीं कह रहे सब जगह बराबर है, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकता है, पर जो भी उसकी वैल्यू है इसी के अंदर है और इससे बाहर वो सीधे सीधे जीरो है। तो अगर आप पहले क्लासिकली सोचें, पार्टिकल्स आ रहे हैं अलग अलग ट्रेजेक्ट्रीज़ के अलॉन्ग पैरेलल टू जेड एक्सिस, पर कोई ये सेंटर को अप्रोच कर रहा है, कोई सेंटर से थोड़ा दूर अप्रोच कर रहे हैं, कोई सेंटर से थोड़ा और ज़्यादा दूर अप्रोच कर रहे हैं, कोई सेंटर से काफ़ी दूर से अप्रोच कर रहे हैं। बाद में स्कैटरिंग सेंटर के फोर्स के कारण ये डिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन क्लासिकली अगर आप सोचें, क्लासिकली अगर पोटेंशियल केवल इस रीजन में एक्टिव है तो केवल वो वाले पार्टिकल्स जो इस रीजन में पहुँच पाएंगे उन्हीं पर तो स्कैटरिंग का असर होगा। यहाँ कौन से पार्टिकल्स पहुँच पाएंगे, अगर आप इस कलर्स को देख पा रहे हैं, ये ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू, ये वाले पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अपनी यात्रा में देर सवेर इस रीजन में एंटर करेंगे। इस रीजन में मतलब जहाँ पोटेंशियल है मतलब स्कैटरिंग होगी। ये पार्टिकल्स स्कैटरिंग को फील करेंगे, पोटेंशियल के असर को फील करेंगे, इनकी स्कैटरिंग होगी। पर से ये वाला पार्टिकल जिसको मैंने रेड से दिखाया है, या ये वाला जो पोटेंशियल की रेंज से बाहर, जिनकी इनिशियल लाइन ऑफ अप्रोच है, इसे हम कहते हैं इनिशियल लाइन ऑफ अप्रोच। इनिशियली ये पार्टिकल इधर को चला था, इनिशियली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पार्टिकल लगातार आपका सीधे रास्ते पे नहीं चलता है, ठीक है। आप कूलाम पोटेंशियल में सोचिए, जैसे जैसे करीब आ रहा है फोर्स के कारण उसका डिफ्लेक्शन तो पहले से ही शुरू हो जाता है। बट स्ट्रिक्टली अगर हम क्लासिकल सेंस में सोचें, पोटेंशियल फाइनाइट रेंज का है तो स्कैटरिंग तो इसके बाद शुरू होगी, इससे बाहर तो सब जगह पोटेंशियल जीरो है। तो तब क्या होगा, ये जो ब्लू वाले पाथ जिन पार्टिकल्स के हैं ये तो स्कैटर होंगे, लेकिन ये जो रेड वाले हैं ये स्कैटर नहीं होंगे, ओके। अब ये ब्लू और रेड को थोड़ा मैथमेटिकल सेंस में लेके आते हैं। इन ब्लू और रेड ट्रेजेक्ट्रीज में डिफरेंस क्या है, इन पार्टिकल्स में डिफरेंस क्या है। माना कोई पर्टिकुलर पार्टिकल जो है उसका मोमेंटम है h×k, ठीक है। आप इसे क्वांटम मैकेनिकल रिलेशन मत समझिए, आप सोचिए जो भी उसका मोमेंटम था हमने उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, ओके, h× टाइम्स कांस्टेंट टाइम्स k। और सिमिलरली वो जो भी पार्टिकल है, रेड वाला या ब्लू वाला, जो भी मतलब सेंटर के करीब या उससे काफ़ी दूर जहाँ भी उसकी लाइन ऑफ अप्रोच है, उसका एंगुलर मोमेंटम माना है L × h×। एक कांस्टेंट है, उसके टर्म्स में हमने एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्रेस कर दिया। ये क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशंस हैं। वैसे एक्चुअल क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन में तो √L L+1 h× होता है, पर आप L+1 की जगह भी L ही रख दें तो दिस। लेकिन आप इसे ना सोचें क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया है, हम कोई क्वांटम मैकेनिक्स का आइडिया यूज़ नहीं कर रहे। हम क्या लिए कह रहे हैं, अगर मोमेंटम इतना है किसी पार्टिकल का और एंगुलर मोमेंटम इतना है, तब क्या होता है। अब क्लासिकली जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है R×p। इस पार्टिकल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है R, जहाँ पे ये है उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और इनटू मोमेंटम वेक्टर, R×p का मॉड। और मैं मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ, डायरेक्शन तो इस तरफ को होगी, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ओके। ये बनेगा P×b, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, और जो लाइन ऑफ एक्शन है, माना आप इस रेड वाली लाइन की बात कर रहे हैं,
इसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। वो इनिशियली वो पार्टिकल जिस लाइन के अलॉन्ग चला था उसी लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते रहें तो वो ओरिजिन से कितनी दूर से पास होती है, ये डिस्टेंस बी। ओके, बेसिकली आर क्रॉस पी कितना होता है, पी आएगा और आर साइन थीटा आएगा, और आर साइन थीटा यही डिस्टेंस होती है। ओके, तो पी इंटू बी मोमेंटम इंटू इम्पैक्ट पैरामीटर। तो यहाँ से अगर आप बी कंप्यूट करें इम्पैक्ट पैरामीटर, वो बनता है एल अपॉन पी, एंगुलर मोमेंटम अपॉन लीनियर मोमेंटम, और एल है आपका एल एच क्रॉस और ये है एच क्रॉस के, तो एल अपॉन के। ओके, मतलब ये जो हमने कंप्यूट किया, ये बी इतना के बराबर जो है, बेसिकली ये कौन सी डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है कि अगर पोटेंशियल का कोई असर नहीं होता, चाहे किसी भी बीम के लिए, ब्लैक या ब्लू या रेड के लिए, वो पार्टिकल ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस से पास होता। ओरिजिन से पास होने वाली डिस्टेंस जो है वो एल और के का रेशियो होती है। अब के तो फिक्स्ड है, आप एक्सपेरिमेंट एक गिवन एनर्जी पे कर रहे हैं, लेकिन एल की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब मैं क्लासिकल और क्वांटम आइडिया को थोड़ा मिक्स करते हुए ला रहा हूँ, या रिवर्स में सोचें, अगर बी ज़्यादा है, इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा है, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है, ज़्यादा, और इम्पैक्ट पैरामीटर कम है तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, कम। अगर हम पार्शियल वेव एनालिसिस से इस क्लासिकल पिक्चर को रिलेट करें, और वो मैंने पहले भी किया था, मैंने इस तरह के सिलेंडर्स बनाए थे, लार्जर सिलेंडर, स्मॉलर सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब था इस सिलेंडर की सरफेस पे जितने पार्टिकल्स इंसिडेंट हैं इस डायरेक्शन में, उन सब के लिए एंगुलर मोमेंटम कुछ है, लेकिन वो इस सिलेंडर पे जितने पार्टिकल्स हैं उनके एंगुलर मोमेंटम के मुकाबले स्मॉलर है। तो ये जो डिस्टेंस है इम्पैक्ट पैरामीटर, ये डायरेक्टली आपका एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। जो एक्सिस के क्लोज जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, इनिशियल लाइन ऑफ अप्रोच जिनकी सेंटर के क्लोज है, वो उनके लिए एंगुलर मोमेंटम कम है, और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ज़्यादा होने का मतलब, क्वांटम मैकेनिकली इस तरह से हम इंटरप्रेट करें क्वांटम आइडिया को क्लासिकल से रिलेट करके, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ज़्यादा होने का मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर दूर है, वो पार्टिकल ज़्यादा दूर से स्ट्राइक कर रहा है, और ज़्यादा दूर से। ओके दिस, और अगेन क्लासिकल पिक्चर में आए, कौन से पार्टिकल्स इस पोटेंशियल के कारण स्कैटरिंग को फील करेंगे, इसके पोटेंशियल के असर को फील करेंगे, केवल जो इस रेंज में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिनको मैंने ब्लू से दिखाया है। ये रेंज कौन सी है, बी की वैल्यू ए के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, माना ए बराबर 1 मीटर है, तो जो पार्टिकल सेंटर से 1 मीटर दूर तक होंगे वो तो यहाँ स्ट्राइक करेंगे मतलब पोटेंशियल के असर को फील करेंगे, स्कैटरिंग होगी। पर जो 1 मीटर से ज़्यादा दूर से स्टार्ट कर रहे हैं, से 1.2 मीटर, वो तो पोटेंशियल से बिना अफेक्टेड हुए रह जाएंगे। शॉर्ट रेंज पोटेंशियल के लिए हमने ये आर्गूमेंट किया, बट स्टिल हम ये देख सकते हैं, जो पार्टिकल्स जिनका बी लेस देन इक्वल टू ए है, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू रेंज ऑफ पोटेंशियल से कम या उसके बराबर तक भी है, वो तो शॉर्ट रेंज पोटेंशियल के असर को फील करेंगे। बट दोज विद बी ग्रेटर देन ए विल बी अनअफेक्टेड, दैट इज बी ग्रेटर देन ए मीन्स देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग। नो इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग का मतलब सीधे सीधे उनके लिए सीधे आप V0 ले सकते हैं। अगर ये कोई पार्टिकल है तो इसके लिए V हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके लिए V बराबर 0 है, इसके लिए V बराबर 0 है, किन के लिए दिस। और V बराबर 0 लेने का क्वांटम मैकेनिक्स में मतलब क्या होता है, आप इनसाइड सॉल्यूशन या UI सॉल्यूशन को एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो वो क्राइटेरिया क्या बना फाइनली, B ग्रेटर देन A, और B खुद कितना है, L अपॉन के, मतलब L अपॉन के ग्रेटर देन A, के को इधर ट्रांसफर करो, L ग्रेटर देन, ये कंडीशन है। ये क्लासिकल और क्वांटम आइडियाज़ को हमने मिक्स करके की है, बट दिस इज बेसिकली द कंडीशन। जब हम लार्ज L कहेंगे, आगे हम बार बार कहेंगे लार्ज L वाली वेव के लिए हम इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो लार्ज L का मैथमेटिकल वो ये है। आपको इसके एक्जैक्टली उसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप बोलेंगे क्वांटम मैकेनिकली तो L की जगह रूट LL+1 होना चाहिए था। जस्ट हम कह रहे हैं इस नंबर से लार्जर और मच लार्जर होना चाहिए। तो दिस द बेसिक क्राइटेरिया कि हम पार्शियल वेव एनालिसिस कब अप्लाई कर सकते हैं वो ये है, आप इस कंडीशन को या को जो फुलफ़िल कर रहे हैं या स्ट्रांगली फुलफ़िल कर रहे हैं, स्ट्रांगली फुलफ़िल का मतलब इस नंबर से काफ़ी ज़्यादा वाली L वैल्यूज़ जो वेव्स हैं, उनको आप स्कैटरिंग के पर्पज़ के लिए भूल सकते हैं। क्लासिकली आप देखें, स्कैटरिंग में कंट्रीब्यूशन तो केवल इन ब्लू लाइंस ने किया, ये रेड वाली लाइंस और इनसे बाहर वाली लाइंस जितने पार्टिकल्स आ रहे थे वो तो बिना स्कैटरिंग के निकल गए, उनका स्कैटरिंग में कोई रोल ही नहीं है। स्कैटरिंग में रोल केवल किसका है, इनका। इस वैल्यूज़ को जो एक्सीड कर जाते हैं उनका स्कैटरिंग में कोई रोल नहीं है। ओके, दिस आइडिया कम्स क्लासिकली। अब क्वांटम मैकेनिकली ना आप शार्प बाउंड्रीज़ की बात कर सकते हैं और ना ट्रेजेक्ट्रीज़ की, मतलब शायद पोटेंशियल ऐसा ना हो कि हाँ स्पेसिफिकली एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आप पोटेंशियल को एक क्वालिटेटिवली तो एक रेंज बात कर ही सकते हैं। और क्वांटम मैकेनिकली तो हम पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्रीज़ भी नहीं बना सकते हैं, बट ये मैथमेटिकल क्राइटेरिया स्टिल होल्ड करेगा।
एंगुलर मोमेंटम की आप बात कर सकते हैं, ए हमारे पोटेंशियल की रेंज है, के इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी से रिलेटेड है, तो ऐसा क्राइटेरिया तो आप वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। ओके, तो जो हमने क्लासिकल आइडिया से थोड़ा मिक्स करके निकाला वो हमें ये बता रहा है कि चाहे क्वांटम मैकेनिकली हम ट्रेजेक्ट्री और शार्प बाउंड्री की बात ना भी कर सकें, बट स्टिल एज एल ग्रोज बियॉन्ड के, एल की वैल्यू जैसे जैसे के टाइम्स ए से ज़्यादा होती जाएगी डेल्टा एल डिक्रीज़ करेगा। क्लासिकली तो जैसे ही एल ने के ए को एक्सीड किया, एल ने के ए को एक्सीड करने का मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर ए से ज़्यादा होना, तो स्कैटरिंग का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर आप उसे फेज शिफ्ट का टर्म में कहें, क्लासिकली फेज शिफ्ट का कोई सेंस नहीं है, बट मैं मिक्स कर रहा हूँ अगर दोनों आइडिया को, इस वाले के लिए कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा, इस वाले के लिए कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। जैसे ही आप 20 से इम्पैक्ट पैरामीटर आपका रेंज से ज़्यादा हो जाता है, या एल जैसे ही के से ज़्यादा हो जाता है। अब क्वांटम मैकेनिकली ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे ही एल के से ज़्यादा होगा फेज शिफ्ट एकदम से जीरो हो जाएगा, बट फेज शिफ्ट बहुत रैपिडली डिक्रीज़ करेगा। इसके लिए फेज शिफ्ट होगा बहुत कम, और इसके लिए तो नेग्लिजिबल, और इससे ऊपर वालों को तो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया, दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल हाउ वी अप्लाई द फेज शिफ्ट मेथड फॉर हायर एल वैल्यूज़। और हायर का मतलब केवल ये ना समझें आप, मैंने इस कंडीशन को और एक्सट्रीम कर दिया है। एल अगर के ए से काफ़ी ज़्यादा है तो उनका फेज शिफ्ट तो क्या होगा, ज़ीरो। अभी ये सब हम क्लासिकल पिक्चर में देख रहे हैं, अभी हम इसे क्वांटम पिक्चर या मैथमेटिकल और बेटर इसको शो करने की कोशिश करेंगे, बट क्लासिकल पिक्चर में ही आप देख सकते हैं। ओके, दिस मेक्स सेंस। तो अगर हायर एल वैल्यू वेव्स के लिए फेज शिफ्ट ऑलमोस्ट जीरो है, तो इसका मतलब आपको कंप्यूटेशन केवल कुछ वैल्यूज़ के लिए करनी पड़ेगी। और कौन सी वैल्यूज़ के लिए अब, लेकिन यहाँ इस के का रोल इंपॉर्टेंट होता है। के एनर्जी पे डिपेंडेंट है। अब अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है के ए ही बहुत लार्ज बने। के ए एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यू मस्ट रियलाइज दिस। के की डायमेंशन 1/लेंथ की है, ए की डायमेंशन 1/लेंथ। माना ये मेरा पोटेंशियल है क्वालिटेटिवली, ये उसकी रेंज है, ए कुछ भी हो, आपने कम एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट किया, या पहले हायर एनर्जी पे करते हैं, के इज़ वेरी वेरी लार्ज, तो के ए माना बना 20 के आसपास फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फिर एल की कौन सी वैल्यूज़ हमें कंसिडरेशन में लेनी पड़ेंगी? एल इक्वल टू 0 भी लेना पड़ेगा, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, क्योंकि ये कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हुई। 20, 21, 22, 23, हो सकता है 30 तक की वैल्यूज़ को कंसिडर करना पड़े। 30 तक की वैल्यूज़ को कंसिडर करने का मतलब डेल्टा 0 भी निकालना पड़ेगा, ये भी नेग्लिजिबल नहीं है, और डेल्टा 1 भी निकालना पड़ेगा, और डेल्टा 2 भी, और डेल्टा 3 भी, और पॉसिबली डेल्टा 30 तक सारे के सारे निकालने पड़ेंगे। और तब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो उसके ऊपर के डेल्टा एल लगभग 0 के बराबर है, उनको छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी आपको कितने डेल्टा कंप्यूट करने पड़ रहे हैं? 30 डेल्टा कंप्यूट करना आसान चीज़ नहीं है। लेकिन अगर इसी इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी हो जाए कम होने का मतलब के ए की वैल्यू माना केवल 1 के बराबर बनी, या फॉर एग्जांपल माना केवल 2 के बराबर बनी, के बहुत स्मॉल है, ए तो उतना ही है, के स्मॉल है, आप उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं लो इंसिडेंट एनर्जी पे, के इज स्मॉल, तो के माना 2 बना, तो अब एल ग्रेटर देन 2 की कंडीशन, अच्छा 0 के लिए होल्ड नहीं करती है, 1 के लिए होल्ड नहीं करती, 2 के लिए 3, 4, चलो 5 मान लेते हैं। 5 के बाद तो 5 2 से काफ़ी ज़्यादा है, दुगने से भी ज़्यादा है। आप केवल शुरुआत के अगर केवल ये 5 फेज़ डिफरेंस निकालें, 6 फेज़ शिफ्ट, डेल्टा 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, 3, 4, 5, 6, तो आपका काम बन सकता है। और अगर के आप और भी कम कर दें, वेरी वेरी लो इंसिडेंट एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट करें, माना आपका के इंटू ए बना 0.1, ठीक है, इतना कम एनर्जी पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो उस समय एल इक्वल टू 1 वैल्यू भी इससे बहुत ज़्यादा है, 0.1 से 1 बहुत ज़्यादा है, मतलब एल इक्वल टू 1 के लिए भी फेज शिफ्ट लगभग 0 हो जाएगा। तो आपको उस समय फेज शिफ्ट केवल किसका कैलकुलेट करना है? एल इक्वल टू 0 का, जिसे हम कहते हैं एस वेव। सो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल। ये जो क्लासिकल आर्ग्यूमेंट है, और अभी इसका क्वांटम वर्जन भी हम देंगे, इसने ये शो कर दिया मैथमेटिकली तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में आपको सारे डेल्टा एल का कंट्रीब्यूशन लेना होता है, पर अगर आप बहुत लो एनर्जीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम उतनी सीरियस नहीं है। आपको सारे के सारे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन या फेज शिफ्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, शुरू के कुछ, और एक्सट्रीमली लो एनर्जी पे तो शायद केवल डेल्टा 0 से ही आपका सारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया फॉर वेरी लो एनर्जीज, दैट इज व्हेन के इज़ वेरी स्मॉल, ओनली अ फ्यू एल वैल्यूज़, स्मॉल एल वैल्यूज़ 0 या 1 या 2 या स्मॉलर वैल्यूज़ नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इन्वेस्टिगेट से मतलब है उनके करस्पॉन्डिंग की रेडियल इक्वेशन को सॉल्व करके फेज शिफ्ट निकालने पड़ेंगे। ये टास्क फिर भी बचता है,
अगर आपको डेल्टा जीरो भी निकालना है तो डेल्टा जीरो निकालने के लिए भी रेडियल इक्वेशन पे जाना पड़ेगा, और अगर डेल्टा वन भी निकालना है तो फिर उस रेडियल इक्वेशन पे एल इक्वल टू वन के साथ भी जाना पड़ेगा, मतलब 2 बार उस रेडियल इक्वेशन को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अगर एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, हो सकता है आपको डेल्टा 5 तक कंप्यूट करने पड़े, तो उस रेडियल इक्वेशन को 5 या 6 अलग अलग बार सॉल्व करना पड़ सकता है, बट स्टिल द प्रॉब्लम लुक्स मैनेजेबल। पहले हमें जो फेज शिफ्ट मेथड केवल एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा था, हाँ एक एक्सप्रेशन है और मैथमेटिकली ये इस इन्फाइनाइट सीरीज़ के बराबर होता है, तो इन्फाइनाइट सीरीज़ का हर एक टर्म कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ कैलकुलेशंस आप नहीं कर सकते हैं, बट लो एनर्जी पे दिस मेथड कैन वर्क। सो द फेज शिफ्ट मेथड एप्लीकेबिलिटी डिक्टेट्स, एप्लीकेबिलिटी वाइज अगर आप इसे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है इट इज़ बेसिकली अ लो एनर्जी मेथड। आप सीरीज़ के शुरू के केवल कुछ टर्म्स इवेलुएट करें और तभी भी आपका आंसर सही माना जा सकता है, बशर्ते आप लो एनर्जी पे इस मेथड को अप्लाई करें। तो इसीलिए हम कह रहे हैं द फेज शिफ्ट मेथड इज़ बेसिकली अ लो एनर्जी मेथड। और आप इसको अगर ध्यान हो, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन मेथड इज़ बेसिकली अ हाई एनर्जी मेथड, वो हाई एनर्जीज़ पे ही एप्लीकेबल होता है। ओके, तो ये दोनों मेथड एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल के साथ आप तो सारी एनर्जीज़ पे कर रहे होंगे, तो उसका लो एनर्जी एनालिसिस आप पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड से कर सकते हैं, और उसी का हाई एनर्जी लिमिट में एनालिसिस आप बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन से कर सकते हैं। सो बोथ दीज मेथड्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी नाइसली। ओके, अब मैं इसी आर्गूमेंट को जो हमने यहाँ पे दिया कि ये कंडीशन जो है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ के, आप एल की वैल्यूज़ जो इसको एक्सीड करती हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सीड करती हैं, उन एल वैल्यूज़ के लिए फेज शिफ्ट को जीरो ले सकते हैं। ये आर्गूमेंट थोड़ा हम मैथमेटिकली या क्वांटम मैकेनिकली इसको इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, कि ये वाला आइडिया, ये लाइन डेल्टा एल डिक्रीजेज रैपिडली एज एल ग्रोज बियॉन्ड के, एल जब के से ग्रेजुअली ऊपर 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 बढ़ने लगता है, एल भी एक नंबर है, के भी एक नंबर है, तो एल जब के से ऊपर निकल जाता है और काफ़ी ऊपर निकल जाता है तो डेल्टा एल बहुत रैपिडली डिक्रीज करता है। ये शुरू के कुछ आपके जे फंक्शंस हैं। ओके, जो स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन है वो शुरू की कुछ वैल्यूज़ के लिए ये हैं, जे जीरो रो इतना होता है, दिस दिस दिस। ओके, ये वैल्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट हैं? इसके बाद इन फंक्शंस को अगर हम प्लॉट करें, आपको स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, जे जो हैं स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन हैं, ओरिजिन पे इन सब की वैल्यू जीरो होती है सिवाय जे जीरो रो को छोड़ के। एल इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग का जो स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन होता है, इसकी वैल्यू ओरिजिन पे 1 होती है। उसका रीज़न आपको यहाँ दिखना चाहिए, साइन रो अपॉन रो। अगर आप रो इक्वल टू जीरो लें नाइवली तो ये 0/0 बनता है, लेकिन अगर आप इसे लिमिटिंग प्रोसेस से इवैल्यूएट करें तो इसकी वैल्यू 1 बनती है। लेकिन बाकी सारे किसी भी हायर ऑर्डर का जो बेसल फंक्शन है वो ओरिजिन पे 0 होता है। तो इस वाले केस को अगर थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं, एल इक्वल टू 0 केस को, बाकी एल वैल्यूज़ के लिए बेसल्स फंक्शन का बिहेवियर कैसा है? यहाँ पे ओरिजिन पे 0, जैसे J1 रो का ग्राफ ही है, समथिंग लाइक दिस। आगे जाते जाते वैसे इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होता है, मैं जैसे शायद फिगर में मैं उतना अच्छा नहीं दिखा पाया क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका रो या रो स्क्वायर या इस तरह के फैक्टर आते हैं, तो आगे बढ़ने पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है और मोर और लेस ये साइन फंक्शन की तरह होता है। इनफैक्ट बहुत दूर जाके तो ये साइन फंक्शन जैसा ही बन जाता है अपार्ट फ्रॉम अ फेज शिफ्ट। आपको पता है जे एल रो की एसिम्प्टोटिक फॉर्म क्या होती है? साइन रो माइनस एल पाई बाई 2 अपॉन रो। अपॉन रो का फैक्टर एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ कर रहा है डिस्टेंस के साथ, और ये साइन रो ही है बेसिकली, एल पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है बेसिकली साइन। तो बहुत आगे जाके तो ये साइन के कर्व से मैच करने लगते हैं, मैच मतलब जीरोज़ दोनों के मैच करते हैं एल पाई बाई 2 के फेज शिफ्ट के अलावा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब अगर मैं इक्विडिस्टेंट के टर्म में बोलूँ, ये और जो अगला जीरो है उनके बीच की डिस्टेंस बराबर नहीं होगी। लेकिन रफली ये ग्राफ है, ये J1 रो का ग्राफ, और J2 रो का ग्राफ तो और भी इस तरह का, और भी इस तरह का, मतलब उसकी ग्रोथ और भी स्लो होती है। हमें इस समय जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो इन जेज़ के फर्स्ट मैक्सिमम है। जैसे इस वाले कर्व का मैक्सिमा लगभग यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, जबकि इस वाले कर्व का मैक्सिमा लगभग यहाँ पे है। अब ये क्यों मैक्सिमा इसका इंपॉर्टेंट है? और फर्स्ट मैक्सिमा ही सबसे लार्ज होता है बेसल्स फंक्शन के लिए। आगे भी इसके मैक्सिमा आते हैं, पर डिस्टेंस के साथ एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आगे वाले मैक्सिमा उतनी ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। सही, मैं केवल J1 रो को थोड़ा और बेटर अगर यहाँ पे प्लॉट कर सकूँ, 0 से स्टार्ट करता है दिस, और अगली वाली पीक की वैल्यू आपकी और कम हो गई, और अगली और कम, सॉरी समथिंग लाइक दिस। तो सबसे बड़ा मैक्सिमा ये है, और ऐसे ही J1 के लिए, J1 का मैक्सिमा तो और भी आगे आता है। ठीक है, रफली जो बेसल्स फंक्शन का मैक्सिमा आता है वो इस लोकेशन पे आता है। मैक्सिमा से मेरा मतलब लार्जेस्ट वाला मैक्सिमा, जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो रो लगभग, अब ये एग्जैक्ट कंडीशन नहीं है पर रफली दिस इज़ अ गुड अप्रॉक्सीमेशन, रो बराबर एल पे। इनफैक्ट आप एल इक्वल टू 0 के लिए चेक करो,
एल इक्वल टू 0 के लिए मैक्सिमा रो इक्वल टू 0 पे ही बनता है, डिस्टेंस 0 पे। एल इक्वल टू 1 के लिए लगभग मैक्सिमा 1 के आसपास बनता है, 1 से थोड़ा डिफरेंट होगा पर ऑलमोस्ट 1। एल इक्वल टू 2 के लिए लगभग 2 पे, तो ये कंडीशन ये स्पेसिफाई कर रही है। ओके, तो अब ऐसी एल वेव्स जिनका एल के ए से ज़्यादा है। अब के ए क्या है, माना ये मेरा पोटेंशियल है, इस फिगर से अलग ये पोटेंशियल सोचिए, ये पोटेंशियल की कुछ रेंज है ए। ओके, इसके सेंटर से है ये डिस्टेंस ए, ठीक है। तो ए को अगर हम इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी से मल्टीप्लाई करें तो हमें के इंटू ए मिलेगा। के इंटू ए को मैंने इस एक्सिस पे प्लॉट किया है, रो एक्सिस पे। रो एक डायमेंशनलेस लेंथ वेरिएबल है, उसी लेंथ वाला जो वेरिएबल वाली वो है डायमेंशनलेस जो एक्सिस है, उस पर मैंने ए टाइम्स के को भी प्लॉट किया है। अब माना ए इंटू के स्मॉल है, स्मॉल इंसिडेंट एनर्जी है, माना इस फिगर में आप सोचें इतना, ए इंटू के माना इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पोटेंशियल की रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं है और इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी भी हमने कम रखी हुई है, तो माना ए इंटू के केवल इतना बना। इतना बनने का मतलब आप फिगर में समझें, जो ये J1 रो है ये ग्रो कर रहा है और इस डिस्टेंस तक आते आते, ए के डिस्टेंस तक आते आते इसने अभी अपना मैक्सिमा भी अचीव नहीं किया है। इसका मैक्सिमा जो कि रो इक्वल टू 1 पे लाई करता है वो भी अभी दूर है, और दूसरा वाला जो है J2 रो उसका मैक्सिमा तो और भी दूर है, और J3 रो का मैक्सिमा तो फर्स्ट मैक्सिमा तो और भी दूर है। तो पॉइंट ये है, ऐसे एल वेव्स जो एल वेरी वेरी ग्रेटर देन के है, माना के ए इतना ना हो, माना के ए इतना हो, तो हो सकता है फर्स्ट और सेकंड वेव ने तो उस रीजन में अपना मैक्सिमा अचीव कर लिया हो, पर थर्ड वाली वेव और फोर्थ वाली वेव और फिफ्थ वाली वेव्स ने अपना मैक्सिमा अचीव नहीं किया होगा। कौन सी वाली वेव्स ने अपना मैक्सिमा अचीव नहीं किया होगा? किसी पर्टिकुलर एल वैल्यू का मैक्सिमा कहाँ पे बनता है? लगभग रो बराबर एल पे बनता है। तो जब तक हमारा एल के ए से एक्सीड अगर कर चुका है तो उस वाले का मैक्सिमा हमारे के ए से बाहर होगा। माना के ए माना इतना लार्ज है, चलो माना इतना लार्ज है, पर एल बराबर 6 वाले वेव का मैक्सिमा तो यहाँ कहीं बन रहा है, वो तो इस रेंज से बाहर है। तो लार्ज एल वैल्यू वाली जो वेव्स हैं, और लार्ज एल मतलब मैथमेटिकली ये इतने लार्ज वाली जो वेव्स हैं, पार्शियल वेव्स हैं, उनका मैक्सिमम जो है, और उनका मैक्सिमम मतलब रेडियल फंक्शन का मैक्सिमा या जे एल रो का मैक्सिमा इज़ वेल आउटसाइड द रेंज ऑफ द पोटेंशियल। पोटेंशियल की रेंज से बाहर उसका मैक्सिमा लाई कर रहा है। इस केस में तो J1 का ही इससे बाहर लाई कर रहा है, लेकिन हो सकता है J1 और J2 का तो के के अंदर हो और J3, J4, J5 उसके बाहर हो। तो लार्ज एल वैल्यू के लिए मैक्सिमा अगर उससे बाहर लाई कर रहा है, मैक्सिमा इस रेंज से बाहर लाई करने का मतलब इस रेंज के अंदर ही हमारा पोटेंशियल इफेक्टिव है। इस रेंज से बाहर तो पोटेंशियल इमीडिएटली कितना हो जाता है? 0। रेंज का मतलब आप ए के टर्म्स में ना सोचिए, ए को हमने के से मल्टीप्लाई कर रखा है। इस रेंज के बाहर, जैसे इस फिगर में इस रेड रेंज तक तो पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन है, पर जैसे ही आप इस रेंज को एक्सीड करते हैं उसके बाद भले ही आपका रेडियल वेव फंक्शन ग्रो कर रहा है या डिके कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल तो इस रेंज के बाद क्या हो चुका है? 0। ये क्यों सारा इंपॉर्टेंट है? आप इस एक्सप्रेशन को देखिए ना, जब आपको इस इंटीग्रेशन को करना है, 0 से चले, ओरिजिन से चले इन्फिनिटी की ओर चलना है, जी एल की वैल्यू तो लेनी है, इस फंक्शन की वैल्यू तो लेनी है। ये फंक्शन ओरिजिन पे 0 है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है। आर स्क्वायर ये भी डिस्टेंस के साथ ग्रो करेगा, लेकिन v तो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जा रहा है। हम शॉर्ट रेंज पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो वो इस रेंज में एक्टिव है और इसके बाद पोटेंशियल 0 है। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म कहाँ करना है? इंटीग्रेशन केवल 0 से a तक परफॉर्म होना है इसने। ओके दिस तो और इस तो अब मुझे पूरा ये रेंज नहीं देखनी है कि यहाँ से मुझे इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करना है, मुझे उसकी चिंता ही नहीं करनी है। मैं 0 से इन्फिनिटी तक की चिंता क्यों करूँ? अगर मेरा पोटेंशियल की रेंज a है तो जो मेरे इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंट रेंज है, या इस फिगर में जो इंपॉर्टेंट रेंज है, वो के ए तक है केवल। के ए माना इतना है, मैं ये नहीं बोल रहा के ए इतना ही होगा, माना के ए इतना लार्ज है, इतना से दिस इज के। तो J1 की वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब J1 ग्रो करके डीके भी कर चुका है, मैक्सिमम पहुंच चुका है, मिनिमम पहुंच चुका है इस रेंज में। हो सकता है J2 भी ऐसा कर चुका हो सकता है J3 भी। पर J4 के हाल क्या हैं या J5 के हाल क्या हैं? J5 तो अभी स्लोली ग्रो करते करते इस रेंज तक आते आते तो उसने ग्रोथ अपनी नेग्लिजिबल की है, वो तो अभी अपने फर्स्ट मैक्सिमा पे भी नहीं पहुंचा है। और J6 के हाल तो और भी बुरे होंगे, वो तो और भी स्लोली ग्रो करता है। और J7 के हाल तो और भी बुरे का मतलब वो फंक्शंस अभी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। हायर एल वैल्यू वाले जो रेडियल सॉल्यूशंस हैं वो, और हायर का मतलब हायर के लिए अब मेरे पास एक मैथमेटिकल क्राइटेरिया है, ये है इस वैल्यू को जो एल पार्शियल वेव सेटिस्फाई करती हैं उनको आप इस रीजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ ना के बराबर है। ओके, नेग्लिजिबल है उनकी ग्रोथ यहाँ। ओके, 0 ना भी माने मतलब उनका बिहेवियर
इस रीजन में जिसे हम नियर ओरिजिन बिहेवियर कहते हैं उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। अभी वो ओरिजिन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, अभी अपने मैक्सिमम तक नहीं पहुँचे हैं। ओके, सो for L waves with L very delay, the max of the radial function is well outside the range of the potential, that is in the region where the potential is non-zero, the function hasn't grown much। जहाँ तक पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है वहाँ तक फंक्शन ने भी अपनी ग्रोथ ही एग्जिबिट नहीं की है ज़्यादा। फंक्शन ग्रो कर रहा है लेकिन वो पोटेंशियल की रेंज के बाहर ग्रो कर रहा है, तो इससे क्या होता है, मतलब वो फंक्शन अभी अपने फर्स्ट मैक्सिमम पे भी नहीं पहुँचा है। कौन सा, जिनके लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है। ओके, और अगर आप उससे भी हायर एल वैल्यू देखेंगे, माना एल बराबर 7 वाले ने यहाँ ज़्यादा ग्रो नहीं किया, तो एल बराबर 8 वाले ने तो और भी पुअर ग्रोथ होगी, और एल बराबर 10 वाले की तो और भी पुअर ग्रोथ होगी। तो इससे क्या होता है, साइन डेल्टा एल का ये एक्सप्रेशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस ये फैक्टर इंटीग्रेशन के, और मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट को अब 0 से a रिप्लेस कर दिया है। पोटेंशियल केवल a तक एक्टिव है, a के बाद v की वैल्यू आप 0 रख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन मुझे केवल 0 से a तक करना है। इस वाले फंक्शन के लिए ये फंक्शन यहाँ सफिशिएंटली ग्रो कर चुका है, हो सकता है ये कंट्रीब्यूशन अच्छा भला हो। l = 1 के लिए, l = 2, हाँ l = 2 के लिए भी चलो आपने माना, हाँ चलो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है पर चलो इसकी भी ग्रोथ है, l = 2 के लिए भी ये फंक्शन अप्रिशिएबल है। पर l = 5 के लिए, l = 5 के लिए तो ये फंक्शन नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो ये इसका स्क्वायर तो और भी स्मॉल होगा, ये फैक्टर लगभग क्या बनेगा, 0। तो ये मैथमेटिकल, अभी हम इसको और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं इस आर्ग्यूमेंट को, बट यहीं से आप देख सकते हैं, इस फिगर से ही आप समझ सकते हैं पोटेंशियल की रेंज, और रेंज का मतलब केवल a नहीं है, k से मल्टीप्लाई करके रेंज, इस फिगर में k a से ज़्यादा जो l वैल्यूज़ एक्सीड करती हैं वो यहाँ कंट्रीब्यूट नहीं करने वाली हैं। उनके लिए ये इंटीग्रल आप इवेलुएट करेंगे, आपको 0 मिलेगा, ऑलमोस्ट 0 मिलेगा, तो उनका फेज शिफ्ट कितना है, ऑलमोस्ट 0। ओके, सो द कंट्रीब्यूशन या द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर विद इन द रेंज 0 to a। हमें केवल कंट्रीब्यूशन 0 से a तक देखना है एज द वैल्यू ऑफ l ग्रोज। ओके, इसका मतलब साइन डेल्टा एल क्या होगा, या डेल्टा एल क्या हो रहा है, डिक्रीज का मतलब टेंडिंग टू 0। और अगर एक आप न्यूमेरिकल के इसका आप वो चाहते हैं कि एस्टीमेट चाहते हैं, न्यूमेरिकल भी नहीं बोलना चाहिए, एस्टीमेट चाहते हैं नियर ओरिजिन बिहेवियर की मदद से। ओके, ये एक्सट्रीम केस है वैसे। नियर ओरिजिन बिहेवियर का मतलब इस पॉइंट के अराउंड अपने फंक्शन की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट मान रहे हैं। ओके, दिस नियर ओरिजिन बिहेवियर अगर आप JL रो का देखें तो साइन डेल्टा एल के लिए एक रफ जो आपको आंसर मिलता है -k 2m/s क्रॉस। JL रो का एसिम्प्टोटिक बिहेवियर नियर द ओरिजिन बिहेवियर अगर रो 1 से बहुत कम हो, लगभग ऐसा होता है, ρl/2l+1 डबल फैक्टोरियल आपको पता होगा। नॉर्मल फैक्टोरियल में आप एक के डिफरेंस पे मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टोरियल 5 होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 5 का डबल फैक्टोरियल का मतलब 5 × 3 × 1, ठीक है। 2l+1 है तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर, उसके बाद उसके 2 के डिफरेंस पे अगला ऑड नंबर, फिर 2 के डिफरेंस पे अगला ऑड नंबर, डिक्रीज़ करते हुए और 1 तक जाइए। तो अगर आप ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, JL रो की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दें, हम L की उस वैल्यू पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जो वेव फंक्शन पोटेंशियल की रेंज के मुकाबले अभी ग्रो ही नहीं किया है। ग्रो नहीं किया मतलब मैथमेटिकली ये कंडीशन ओबे कर रहा है। तो अगर वो मैथमेटिकली इस कंडीशन को ओबे कर रहा है तो इस पूरे रीजन में आप उसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अरे वो फंक्शन अभी अपने ओरिजिन के ही काफ़ी नज़दीक वाला बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है, और ओरिजिन के नज़दीक वाला बिहेवियर कौन सा होता है, ये वाला, पावर लॉ ग्रोथ होती है। तो ये अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, ओके, JL रो की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया आपने, रो पावर L, रो और रो को भी आप K × R लिख सकते हैं, तो K के L फैक्टर्स मिलेंगे और R के L फैक्टर्स। ओके, इनफैक्ट L नहीं 2L फैक्टर्स, यहाँ स्क्वायर है उसका। ओके, तो K के भी 2L फैक्टर्स जो कि बाहर ये लिखे हैं, और R के 2L फैक्टर्स, और उसके अलावा बाकी फैक्टर वैसे हैं, 2l+1 का मॉड का स्क्वायर, V × R², 2m/h² बाहर ले लिया, और एक R² यहाँ पहले से है। ओके, अब ये इंटीग्रल मैंने यहाँ इक्वालिटी यहाँ भी नहीं लिखी क्योंकि हमने इसे अप्रॉक्सीमेट किया है, तो साइन डेल्टा एल लेकिन इस तरह का बिहेवियर होगा, और ये जो राइट हैंड साइड है ये इस क्वांटिटी से कम होगी। किस क्वांटिटी से, V की मैक्सिमम वैल्यू माना उस पोटेंशियल की रेंज में 0 से a तक जहाँ पोटेंशियल एक्टिव है, माना उसकी मैक्सिमम वैल्यू है मॉड V मैक्स। अब इसके बाद मैं साइन पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव वो ऑटोमेटिकली डिटरमिन हो जाएगा। माना V का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो V मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो अगर ये V अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे जब है तब इस इंटीग्रल का जितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो नॉर्मली ये वाला इंटीग्रल उससे कम पे इवैल्यूएट होगा। मतलब आप इस तरह सोचिए, कोई फंक्शन ऐसा है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, इस रेंज में आप इसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये है, अगर आप पूरी रेंज में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ले लें तो
अब जो एरिया है वो एरिया इस वाले एरिया से ज़्यादा ही होगा। मतलब अगर आप v को सब जगह v मैक्स से रिप्लेस कर दें तो नया जो इंटीग्रल है वो ज़्यादा ही होगा। नया इंटीग्रल v मैक्स, v को उसकी मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर दिया और मॉड इसलिए लिया है, हो सकता है ये कर्व नेगेटिव साइड में हो, v को उसकी मैक्सिमम वैल्यू से रिप्लेस कर दिया और आप इस इंटीग्रल को अगर ऐड कर दें, ओके, तो मॉड v मैक्स इंटीग्रल से बाहर आया और फिर आप इस इंटीग्रल को कर सकते हैं r पावर 2l+2 का इंटीग्रल, r पावर 2l+3/2l+3 लिमिट्स फ्रॉम 0 to a। बाकी चीज़ें वैसी हैं। अब मैंने इसके बाद इक्वल लिखा है। इक्वल को आप ये ना समझें कि ये इसके इक्वल है। जब मैंने इक्वल लिखा है ये इसके बराबर है एग्जैक्टली, इसके बाद अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, ये एग्जैक्टली इसके बराबर है। ओके, तो ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये चीज़ इससे कम होगी, लेस देन इक्वल टू, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर बन सकती है पर इससे कम। अगेन ये फैक्टर्स ऐसे क्या ऐसी, दिस लिमिट्स पुट करें, r इक्वल टू 0 पे ये खत्म हो जाएगा दिस। अब यहाँ पे एक मैनिपुलेशन और करते हैं, सिंपल मैनिपुलेशन है। 2l+1 का डबल फैक्टोरियल, मतलब अगर एक्सप्लिसिटली लिखूँ 1 × 3 × 5, अभी आप इन रेड वाले टर्म्स को भूल जाइए, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ये रेड वाले टर्म्स मल्टीप्लाई करूँ 2 × 4 × 6 मिसिंग टर्म्स, अगर मैं इन्हें कहूँ यहाँ 2 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग किस सेंस में, तब ये पूरा फैक्टोरियल बन जाएगा किसका, 2l+1 का। तो अगर मैं मिसिंग फैक्टर्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो डिनोमिनेटर तो 2l+1 का फैक्टोरियल, नॉट डबल फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। लेकिन ऊपर ये 2 है और ये 2 × 2 है और ये 2 × 3 है और ये लास्ट वाला 2 × l है। इन सब में अगर आप 2 कॉमन लें तो l बार 2 का फैक्टर कॉमन आया 2 पावर l, और बाकी बचा 1 × 2 × 3 × 4, दैट इज़ फैक्टोरियल। तो ये जो फैक्टर यहाँ डिनोमिनेटर में जिसका स्क्वायर आ रहा है ये रफली इतने के बराबर है। अच्छा, इसको आप और सिंप्लीफाई कीजिए, इक्वल टू में 12, इस फैक्टोरियल l और 2l+1 को अगर आप एक्सपैंड करेंगे, 2l+1 का फैक्टोरियल आप लिखेंगे तो 2l+1, उससे एक कम 2l, 2l-1, ऐसे करते करते l+1 आएगा और इसके बाद फैक्टोरियल l, इसके बाद के जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे फैक्टोरियल l में जाएंगे और फैक्टोरियल ऊपर के फैक्टोरियल को कैंसिल। अगेन मैं एक और इनइक्वालिटी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अगर ये डिनोमिनेटर का जो हर नंबर है, अगर मैं सिंपली इसे l से रिप्लेस कर दूँ, ये नंबर l से ज़्यादा है, ठीक है, आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे थे और बाद में आपने उससे छोटे नंबर से डिवाइड किया, ओके दिस, तो अगर आप छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, बड़ा, ये नंबर लार्ज बनेगा। न्यूमरेटर वही रखा, इस l को l+1 को l से रिप्लेस किया और ऐसी l+2 को भी l से रिप्लेस किया और 2l+1 को भी l से रिप्लेस किया। आप हर ये जो l से लार्जर वाले नंबर्स हैं, ये हर एक नंबर l से लार्जर है। अगर आप इसमें से हर एक नंबर की जगह l ले आएँ तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिल सकता है। तो ये नंबर, ये वाला नंबर इससे कम है, ये इस वैल्यू से कम था और इसमें जो ये वाला फैक्टर है ये इससे कम है, तो ओवरऑल ये इस नंबर से कम हो जाएगा, इस मैग्नीट्यूड से कम हो जाएगा। बाकी पार्ट्स वैसे के वैसे लिखे हैं, ओके। ये इंटीग्रेशन से आया था 8^3/2l+3, ये वाला, ये जो फैक्टर है डबल फैक्टोरियल का स्क्वायर है, उसको मैं इसके स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं तो ये जो लेस देन वाली कंडीशन थी ये और भी स्ट्रांग हो जाएगी, मतलब इसके मुकाबले तो ये और भी छोटा होगा बट लेस है ओवरऑल, दिस इज स्मॉलर देन दिस, ओके दिस। 2l/l का स्क्वायर आया आपके पास, प्लीज़ सी 2 पावर l का स्क्वायर, क्यों 1/2l+1 डबल फैक्टोरियल का आपके पास यहाँ स्क्वायर है, ओके। बाकी फैक्टर्स वही हैं। अगेन एक रिप्लेसमेंट यहाँ और कर रहे हैं, 2l+1 3 में भी +3 में भी वही चीज़ करूँ। अगर मैं इस 3 को ड्रॉप करता हूँ, 2l+3 एक बड़ा नंबर है, उसके मुकाबले नेक्स्ट टर्म में मैंने केवल 2l लिया है, तो इस बाउंड को मैं और भी स्ट्रॉन्गर बना रहा हूँ। ये तो इससे भी कम होगा, ये वाला टर्म तो इससे भी लेस है, आप एक छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, बाकी कुछ टच नहीं किया, ठीक। हाँ, ये k और a की 2l+3 पावर्स में से 2l+1 पावर्स k के साथ शामिल कर दी और बाकी a² पावर अलग से, ओके। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन को, और ये इक्वल टू ये है, अगेन मैं रिमाइंड कराऊंगा, ये जब मैं इक्वल टू लिखा है इसका मतलब ये ना समझें कि साइन डेल्टा एल की वैल्यू है, साइन डेल्टा एल तो ये इससे कम था और ये इससे कम है, हाँ ये इतने के बराबर जरूर है, तो ये इससे कम है, ओके। दिस फॉल्स शॉर्ट ऑफ दिस। लास्ट एक्सप्रेशन में मैंने 2 की 2l पावर्स और ka की 2l पावर्स, ओके, यहाँ से, या 2l+1 पावर्स, 2 का एक फैक्टर और ले लो, 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो तो एक 2 से और डिवाइड करोगे तो इस 2 के बजाय 4। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन को मैंने इस फॉर्म में रिकास्ट किया। इस फॉर्म में क्यों रिकास्ट किया, फाइनली इस फॉर्म में लाके हो क्या रहा है, ये सब कुछ कांस्टेंट है। जिस पार्टिकल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू जिस रेंज में वो एक्टिव है वहाँ उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ए रेंज ऑफ पोटेंशियल, ये सब कुछ कांस्टेंट है, आपने फिक्स कर दिया एक बार। ये फैक्टर आपके चेंज हो सकते हैं फॉर अ गिवन एनर्जी, वैसे के भी फिक्स हो जाएगा बट अलग अलग एनर्जीज पे भी आप चेक कर सकते हैं, और अलग अलग एल वैल्यू के लिए, हाँ अलग अलग एल वैल्यू के लिए ये फैक्टर चेंज होंगे। तो अब ये नंबर इससे कम है,
कांस्टेंट इनटू दिस। बेसिकली इस फैक्टर की जो ग्रोथ या डिक्रीज है वो इस पे डिपेंड करेगी, ये नंबर लार्ज है कि स्मॉल है ये इस पे डिपेंड करेगा। अब अगर L जो है वो KA या 2KA से सोचें, इस केस में आपको 2KA क्राइटेरिया मिल रहा है, पर L अगर 2KA के मुकाबले से बड़ा है, मैं बहुत लार्ज भी नहीं कह रहा हूँ, L अगर 2KA से बड़ा है तो इसका मतलब 2KA अपॉन L क्या हो जाएगा, 1 से कम। आप छोटा नंबर ऊपर है, बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में है, ये फ्रैक्शन जो है ये 1 से कम है। और 1 से कम कोई नंबर हो उसको आप हायर एंड हायर पावर्स रेज करते हो, हायर और हायर पॉजिटिव पावर्स रेज करते हो, तो मैग्नीट्यूड और भी कम होने लगता है। 0.9 है, चाहे आप 0.9 ही पिक कर लो, 0.9 ऑलमोस्ट 1 के करीब है, पर 1 से थोड़ा कम है। इसका स्क्वायर 0.81 होता है, इससे भी कम, और क्यूब करेंगे तो और भी कम होता है। और स्मॉलर नंबर्स के साथ ये काम करें तब तो और भी रैपिड होता है। स्मॉलर मतलब 0.1 का स्क्वायर 0.01 और क्यूब 0.001। तो अगर ये फ्रैक्शन स्मॉल है और माना काफ़ी स्मॉल है, चलिए ये L 2KA से भी काफ़ी ज़्यादा है माना, ठीक है, इस फिगर में आप सोचें अच्छा KA इतना है तो 2KA भी तो यही होगा, तो J6 भी चलो माना इस रेंज तक ग्रो कर गया है, तो J7 J8 तो ड्रॉप करने लायक होंगे। वो ड्रॉप करने लायक अब यहाँ समझ आता है, तो क्या रहा है, अगर ये फ्रैक्शन बहुत स्मॉल है तो जैसे जैसे आप L बढ़ाएंगे, L इक्वल टू 6 पे ये नंबर वेरी स्मॉल, और L इक्वल टू 7 पे तो वो और भी रैपिडली फॉल करेगा। ये नंबर, ये पावर्स किस तरह की हैं, L इक्वल टू 0 के लिए पावर फैक्टर 1 के बराबर है, और अगली P वेव के लिए पावर फैक्टर 3 के बराबर है, और अगली वेव के लिए 5 के बराबर है। सक्सेसिव वेव्स के लिए ये जो स्मॉल नंबर है इसकी पावर फैक्टर बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं एक ऐसी एग्जांपल अगर कुक करूँ, माना ये फ्रैक्शन की वैल्यू 0.1 है, कांस्टेंट तो जितना है हर केस में उतना ही है। L इक्वल टू 0 वेव के लिए फैक्टर बना 1, 2L + 1, अगली वेव के लिए बना 0.1 का क्यूब, और अगली वेव के लिए बना 0.15, और अगले के लिए 0.1 पावर 7। ये तो लगभग कांस्टेंट इंटू 0.1 ही हो गया, ये कांस्टेंट इंटू 0.001, ये कांस्टेंट इंटू 0.00001, और इसमें 6 जीरो एंड देन 1। तो आप देख रहे हैं, ये मैंने ऐसे ही कुक किया एग्जाम्पल, बट यू कैन सी साइन डेल्टा L का जो मैग्नीट्यूड है कितनी रैपिडली डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग L के साथ दिस नंबर डिक्रीजेज वेरी वेरी रैपिडली, सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। एनर्जी स्मॉल होनी चाहिए, ओके, अगर एनर्जी स्मॉल है, KA फैक्टर पहले ही स्मॉल है, तो L की मिनिमम वैल्यू भी उसको एक्सीड कर सकती है। माना KA जस्ट खुद 0.1 के बराबर है, तो न्यूमरेटर केवल कितना है 0.2, तो L की 0 वैल्यू को छोड़ के L की बाकी सारी वैल्यू के लिए फ्रैक्शन पहले ही बहुत स्मॉल हो चुका है, इतना स्मॉल कि हायर L वैल्यू के लिए P वेव और बाकी वेव्स के लिए D वेव के लिए आप साइन डेल्टा L ऑलमोस्ट आपका कितना बन रहा है 0। तो ये मैथमेटिकली भी हमने शो कर दिया। तो विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वी हैव फाइनली एस्टैब्लिश्ड एज L ग्रोज बियॉन्ड KA या 2KA, ओके, मॉड ऑफ साइन डेल्टा L डिक्रीजेज एक्सट्रीमली फास्टली। ये जो पावर फैक्टर है, सी दिस पावर फैक्टर ऑफ 2L + 1 इन द हेयर, इसके कारण जो डिक्रीज़ है वो बहुत रैपिड होता है, इतना रैपिड कि किसी पर्टिकुलर L वैल्यू के बाद आप इमीडिएटली हायर वैल्यूज़ को इमीडिएटली ड्रॉप कर सकते हैं। सो द पार्शियल वेव एनालिसिस इज़ एप्लीकेबल। अगेन एप्लीकेबिलिटी पे फोकस था इस लेक्चर में। पार्शियल वेव एनालिसिस एप्लीकेबल कब होगा, व्हेन K इज स्मॉल। ये फैक्टर अगर स्मॉल है तो L की 0 या 1 या 2 वैल्यू के बाद आपको बाकी फैक्टर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन K इज स्मॉल, दैट इज एट लो इंसिडेंट एनर्जीज, द ओनली पार्शियल वेव्स विद L लेस देन इक्वल टू KA कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली। आपको केवल इन वाली वेव्स पे कंसंट्रेट करना है जिनकी L वैल्यू KA से कम या ज़्यादा से ज़्यादा KA के बराबर तक हो, लगभग इन वेव्स पे कंसंट्रेट कीजिए, वही कंट्रीब्यूट करती हैं। ओनली दोज वेव्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, किसमें, डेल्टा L में या स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में, क्योंकि डेल्टा L जो यहाँ पे आर्गूमेंट है इसने शो कर दिया है, फॉर L ग्रेटर देन KA डेल्टा L ऑलमोस्ट वैनिशेज, इट गोज टू 0 वेरी वेरी रैपिडली। सो ओनली partial waves with L less than equal to KA, almost approximately equal to KA, they contribute significantly to the scattering process. Those few delta L's may be calculated. वो जो शुरू के डेल्टा L जो नॉन जीरो टाइप के हैं, माना इस एग्जांपल में देखें आप, माना आप इनको मानते हैं कि हाँ चलो ये 2 सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस हैं, ये 2 ये नेग्लिजिबल हैं, तो इनको तो छोड़ दो, इन 2 को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई डेल्टा, क्योंकि ये तो अप्रॉक्सीमेशन है, वेरी वेरी रफ अप्रॉक्सीमेशन, ओके, तो आपको डेल्टा 0 और डेल्टा 1 अलग से कैलकुलेट करके निकालने पड़ेंगे। बट अगेन मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क किया है, ये भी हो सकता है इजी टास्क ना हो, आर्बिट्री पोटेंशियल के लिए हो सकता है केवल एक डेल्टा 0 निकालना हो और वो भी निकालना पॉसिबल ना हो, मतलब एक्सप्लिसिटली, तो हो सकता है उसके लिए भी आपको अप्रॉक्सीमेट करना पड़े मैथमेटिकली, श्रोडिंगर इक्वेशन को, रेडियल इक्वेशन को किसी अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करना पड़े, बट दैट इज़ अनदर टास्क। बेसिकली
पार्शियल वेव एनालिसिस किस तरह से अप्लाई करना है उसका एल्गोरिथम हमारा तैयार हो चुका है। और जो हम एग्जांपल्स करेंगे और जिस तरह से पार्शियल वेव एनालिसिस यूजुअली अप्लाई किया जाता है फॉर एक्सट्रीमली लो एनर्जी, अगर एनर्जी इतनी कम है कि हो सकता है केवल L इक्वल टू ज़ीरो वाली जो वेव जिसे हम एस वेव कहते हैं, एस पार्शियल वेव या सिंपली एस वेव, उसी वही स्कैटरिंग में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन हो। बाकी पी वेव के कारण जो डेल्टा 1 है वो भी ऑलमोस्ट जीरो, और डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो तब नेग्लिजिबल पहले ही हो जाएंगे। तो अगर एक्सट्रीमली लो एनर्जी पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं तो हो सकता है मुझे केवल L इक्वल टू ज़ीरो वेव, केवल एस वेव की स्कैटरिंग को स्टडी करना पड़े, या थोड़ा ज़्यादा एनर्जी है तो हो सकता है केवल एस या पी वेव की। इनफैक्ट जब हम एग्जांपल्स करेंगे हम यूजुअली केवल एस वेव के लिए स्कैटरिंग की कैलकुलेशंस करेंगे, इसके फेज शिफ्ट की। कभी कभी हम पी वेव तक भी जा सकते हैं, बट अदरवाइज हायर वेव्स के लिए हम नहीं करेंगे। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस हैज़ नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड। एक्सट्रीमली लो एनर्जीज़ पे आप इस मेथड को बहुत इफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। केवल L इक्वल टू ज़ीरो या L इक्वल टू 1 वेव मैक्सिमम, उसके लिए आप फेज शिफ्ट कैलकुलेट कर दीजिए बाय सम प्रोसेस एंड देन योर जॉब इज़ डन। ओके, so with that I would like to end this lecture for the time being. Thank you everybody.